हेलो। हेलो। माइक बोल नहीं रहा है बिना माइक के। अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शेख जफर, एलिना फातिमा, वैष्णवी तिवारी, आद्या गौतम। भैया बाकी लोगों को बता दो रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, तो थोड़ा सा वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे जहां से मैंने छोड़ा था, और ये अभी कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, है ना। कल रिवीजन हुआ, आज रिवीजन होगा, और कल भी यानी संडे को भी रिवीजन होगा। जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं पूरा मॉडर्न मैं कोशिश करूंगा कि रिवाइज हो जाए। ठीक है, क्या सभी लोग यही चाहते हैं कि रिवीजन चलता रहे? यस यस टाइप करे जरा, देखिए कितने यस आ रहे हैं। रिवीजन चलता रहे। बस अभी शुरू करते हैं यार, 2-3 मिनट में। गुंजन यादव, हेलो सर। विनय कुमार गौतम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साजिद, आ जाए सभी लोग। तो क्या एक बार पढ़ रखा है तो इस तरह से रिवाइज करना फायदेमंद होगा। नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहेगा, है ना। बेसिकली हम लोग कम से कम टॉपिक से फैमिलियर होंगे और एक स्ट्रक्चर दिमाग में बनेगा, है ना। कभी ना कभी 11th-12th में अगर तुमने पढ़ा है तो एक बार में ही हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं, है ना। अब अगर 12th भी ढंग से नहीं पढ़ा है, मैं मान के चलो भैया 12th सब पास करके बैठे हैं, हाँ वो अलग बात है कि यार मार्क्स इस बार ऐसे ही मिल गए थे बिना एग्जाम दिए, है ना। तो कम से कम पास सबने किया है, पढ़ाई सबने करी होगी, इस डर से कि शायद एग्जाम हो जाए। और अगले साल जरूर लोग नहीं पढ़ेंगे, भैया पिछले बार नहीं हुआ शायद इस बार भी ना हो। भैया पढ़ाई करते रहो। जिन लोगों का इस बार 12th है वो लोग भी पढ़ाई करते रहे, इस बार एग्जाम होगा। विजेंद्र सिंह, यस। मयंक वर्मा, गुड मॉर्निंग। आतिफ अली, स्टार्ट करिए। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं यार, ऑडियंस थोड़ा आ जाए। कुछ बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं बट अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। जो हॉस्टल में उनको बिठा लिया जाता है ताकि थोड़ा सा टीचर को एक आध बच्चे सामने चाहिए होते हैं, उसके बिना फिर टीचर आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए वो बच्चे बैठ जाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, जैसी होंगी। गुलशन कुरैशी, यस। शिवानी चौरसिया, यस। लक्ष्मण मौर्य, यस। तो रिवीजन चलता रहेगा, छुट्टियां मनाते रहो, साथ में रिवीजन भी करते रहें। दक्ष, यस। ठीक। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, जिसकी मेन मेन हाइलाइट्स मैं बता देता हूं। किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल में जब लाइट पड़ती है तो लाइट को हम लोग फोटोनिक फॉर्म में सोचते हैं, यानी लाइट को कंटिन्यूअस वेव ना सोच के हम फोटोनिक फॉर्म में सोचते हैं। और ये फोटोनिक एनर्जी यानी पैकेट ऑफ एनर्जी जब मेटल के अंदर जाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। पूरी तरह से वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्व करता है,
या कभी कभी पार्शियली। यानी कुल मिला के फोटोन की काउंटिंग इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो कम हो जाती होगी, काउंटिंग कम हो जाती होगी, और इलेक्ट्रॉन वो फोटोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर निकलना शुरू करता है। तो बीच में एटम से टक्कर होती है तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड इकट्ठा होने लगता है। क्या इस इलेक्ट्रॉन के क्राउड या इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में हर तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो डीप इलेक्ट्रॉन है वो कम काइनेटिक एनर्जी के होते हैं, जो सरफेस इलेक्ट्रॉन है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के होते हैं। हम लोगों ने बात करी थी कि कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके लिए भी एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि इन इलेक्ट्रॉन की क्राउड में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की होगी, और सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो यार उस इलेक्ट्रॉन ने वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करी है ना, अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ई एनर्जी का फोटोन खाया है, उतना फोटोन एनर्जी का खा के बची हुई एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में मौजूद है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था के ई मैक्स का, ठीक है। मैंने कहा यार ई जो एनर्जी मैंने लिखी है, इस फोटोनिक एनर्जी यानी पैकेट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू होता है या एच सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यार ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि पूरी फिजिक्स में एक लाइन में जितने टर्म होते हैं वो सिमिलर डायमेंशन के होते हैं, यानी ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। तो यार क्या ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है? इसको हम लिखा करते थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मदद से एच न्यू नॉट, या लैम्डा की मदद से एस सी बाई लैम्डा नॉट। न्यू नॉट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नॉट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है? मैंने यार इसी फॉर्मूले का ग्राफ बनाया था, यहीं से हमारी एंडिंग हुई थी, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक और फिर हम आगे चलते जाएंगे, है ना। क्या बताओ, के ई मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमने ग्राफ बनाया था। क्या पता ये ग्राफ के ई मैक्स और ई के बीच में बन सकता है, के ई मैक्स फ्रीक्वेंसी के बीच में बन सकता है ना। हम लोगों ने इस ग्राफ को इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाया था। यार वाई एक्सिस में के ई मैक्स है, एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है ना, माइनस सी। हमें पता है कोई भी ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या माइनस सी के लुक में होता है तो वो एक लाइन ग्राफ होता है। बात क्लियर है? क्या बताओ यहां पर टेन थीटा यानी स्लोप कितना है? अरे भाई y एक्सिस पे के ई मैक्स है, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, तो m यहाँ क्या है? h है, और फाई यहाँ क्या है ना, c। इंटरसेप्ट है, वो इंटरसेप्ट यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं इस लाइन को पीछे बढ़ाऊंगा तो इतनी लेंथ क्या होगी? c या फाई होगी। बात क्लियर है ना। ये वर्क फंक्शन को डिनोट करेगा। मैंने कहा यार जैसा ग्राफ के ई मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में है, क्या वैसा ही ग्राफ हम कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी बना सकते हैं? याद करो जरा, मैंने कहा था यार जो इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम फेवर करने के लिए वोल्टेज लगा सकते हैं तो करंट में इजाफा होगा। करंट यहां से ऑब्जर्व किया जाता। अगर मैं वोल्टेज फेवर में लगाता हूं, मतलब यहां पॉजिटिव पोटेंशियल लगाता हूं, इधर पॉजिटिव यहां निगेटिव, तो क्या जो इलेक्ट्रॉन जिनकी हालत निकलने भर की नहीं थी वो इलेक्ट्रॉन भी E इंटू वी की एनर्जी एक्स्ट्रा अचीव करेंगे? यानी जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो तो है ही है, क्या बताओ V का वोल्टेज Q इंटू वी की एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है। तो क्या उस एक्स्ट्रा एनर्जी के चलते ये इलेक्ट्रॉन भी इस मेटल के अंदर चले जाएंगे और करंट में पार्टिसिपेट करने लगेंगे? बात क्लियर है? मैंने एक ग्राफ भी बनवाया था, एक ग्राफ मैंने बताया था प्लेट वोल्टेज और करंट के बीच का। मैंने कहा था वोल्टेज अगर फेवर में लगा रहे हैं, फेवर में, तो क्या बताओ यार इस क्राउड में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो सक्षम नहीं थे करंट में पार्टिसिपेट करने के, वो सक्षम हो जाएंगे और करंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक लिमिट के बाद, क्या अगर मैं कह रहा हूं कि यहां 1000 इलेक्ट्रॉन का क्राउड इकट्ठा हो रहा है पर सेकेंड और 1000 यहां रिसीव होने लगा पर सेकेंड, मैंने इतना वोल्टेज कर दिया है कि उसके अट्रैक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहा था उतना इलेक्ट्रॉन
करंट में पार्टिसिपेट करने लगा, क्या उससे ज्यादा करंट पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर है। अभी मैंने कहा यार वोल्टेज और बढ़ाने लगे तो करंट एक लिमिट में आ जाएगा जिसको हम हाई सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्या बताओ करंट को किसी और तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने एग्जांपल लिया था यार कि 10 करोड़ फोटोन गिरे तो उसमें 1 लाख इफेक्टिव टक्कर हुई और 1 लाख इफेक्टिव टक्कर में से केवल 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाए। 10 करोड़ में से 10 लाख इफेक्टिव टक्कर हुई, 1 लाख इलेक्ट्रॉन बाहर आए, 1 लाख में से केवल 1000 करंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा के उस 1000 को हम कहां तक ले गए, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उन सबको। मैंने कहा 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 1 लाख बोला कि 10 लाख बोला? 1 लाख निकल रहे थे, वो 1 लाख करंट में पार्टिसिपेट करने लगे, उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगा। तो क्या बताओ 10 करोड़ में से 1 लाख को मैंने करंट में पार्टिसिपेट करा दिया, अगर 20 करोड़ कर दूंगा तो क्या 2 लाख को कराया जा सकता है? यानी ये ग्राफ ऊपर भी जा सकता है इनकेस अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं। यानी पहले इंटेंसिटी 10 करोड़ फोटोन पर सेकेंड की थी, अभी इंटेंसिटी कुछ 20 करोड़ पर सेकेंड की है, तो क्या इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी? ये हाइट पहले से डबल हो जाएगी। मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए सारी बातें कर ली थी, अब जरा नेगेटिव पोटेंशियल पे बात करते हैं। इतनी बात याद आ गई है लोग? हाँ भाई, स्टार्ट तो कर दिया है, और क्या स्टार्ट करें? इतना हजम कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसकी आगे की बात अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, एक क्वेश्चन कराया था जिसके थ्रू सारे न्यूमेरिकल कवर किए थे, तो बीच बीच में हम क्वेश्चंस की याद करते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो व्हाट? स्टार्ट करिए, स्टार्ट तो कर दिया भाई। तो अभी मैंने कहा यार कि अगर ये वोल्टेज फेवर में है तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पे बिल्कुल एनर्जी के नहीं थे वो भी करंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सोचो अगर मैं ये बैटरी फेवर के बजाय अपोज में लगाने लगूं, यानी यहां निगेटिव टर्मिनल लगा दूं और यहां कैसा लगा दूं, पॉजिटिव टर्मिनल। ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां अच्छी खासी स्पीड से आ रहे थे, क्या निगेटिव टर्मिनल का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, है ना? इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पलट जाएगी और तुम ऐसे समझ लो यार कि निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा, तो जो अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, क्या वो बताओ रिटार्ड करने लगेंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड यहां अच्छी खासी होगी, घटते घटते जीरो होने लगेगी। क्या बताओ इस भीड़ में से अगर मुझे सारे इलेक्ट्रॉन को करंट से रोकना है, करंट में पार्टिसिपेट करने से रोकना है, तो हमें किसको रोकना होगा? अरे भाई अगर बाहुबली की सेना को हराना है तो किसको हराना होगा? अरे भैया मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लोगों को बुरा लग सकता है, बाहुबली को क्यों हराना? चलो कालिकेय की सेना में हमें अगर कालिकेय को हराना है तो किसको मार दे तो काम खत्म हो जाएगा? ऑब्वियसली यार कालिकेय को मार दो तो फिर युद्ध खत्म। तुमने देखा था वो रणनीति भी ऐसी बनाए थे कि बगल से जाके दोनों कालिकेय को घेरेंगे, वो मर गया तो खेल खत्म। तो यहाँ यार इस पूरी क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसको रोक दिया, तो पूरी क्राउड वैसे भी उससे कम थी, यानी के मैक्स वाले को रोक दिया तो हमारा काम बन जाएगा यार। सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो फिर कोई भी करंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी हमें अपोजिंग एनर्जी इतनी देना है यार, अपोजिंग एनर्जी देना है मतलब उसको रिटार्ड कराना है। तो बता यार कोई भी वी वोल्टेज क्रिएट करने से कितनी एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है? मैंने बताया Q इंटू वी। तो क्या मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं रिटार्ड करूंगा इतना वोल्टेज देने की जरूरत है। तो ये हमारा क्या हो गया यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी कट ऑफ भी बोलते हैं, इसका नाम वी कट ऑफ भी है या स्टॉपिंग वोल्टेज भी है। क्या बात क्लियर है? तो अब क्या ये वी कट ऑफ का फॉर्मूला मैं बनाना चाहूं तो वो क्या बनेगा यार? वो बनेगा, मैं यार इसको लिख के इसको यूज करके लिख रहा हूं, तो h बाई ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव बाई ई।
यार इस लुक में लिख दिया है, तुम इतना समझदार हो कि अगर यहाँ ई होता तो ई बाई ई आ जाता, नहीं, अगर यहाँ पे एस सी बाई लेमडा होता तो एस सी बाई लेमडा ई आ जाता, और यहाँ क्या आ जाता, पाई बाई ई। यार मैं ऐसे लिख रहा हूं, तुम बाकी समझदार हो कि यहाँ क्या क्या आ सकता है यार, क्या एच न्यू की जगह, एच न्यू की जगह ई आ सकता है, एच न्यू की जगह एस सी बाई लेमडा आ सकता है, उसी तरह से फाई की जगह क्या क्या आ सकता है, फाई की जगह एच न्यू नॉट आ सकता है, फाई की जगह एस सी बाई। यार तो कई लुक बन सकते हैं एक ही फॉर्मूले के, है ना, तो डिफरेंट लुक में हमें बदलना आना चाहिए, लेकिन याद तो एक ही लुक रखेंगे ना यार, बात क्लियर है। तो वी कट ऑफ का जो फॉर्मूला बना है क्या वो के ई मैक्स जैसा बना है कि नहीं बना? अगर मैं इसका भी ग्राफ बनाना चाहूं, पता है वी कट ऑफ का फॉर्मूला क्या बना है, वो बना है h बाई ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस, चलो यार 5 बाई लिख देते, 5 बाई। क्या बताओ वाई एक्सेस पे अगर मैं वी कट ऑफ ड्रॉ करूंगा, है ना, एक्स एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करूंगा, ठीक है यार, तो ये एम एक्स प्लस सी, यानी इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, हाँ भाई, क्या बता, एक्स एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सेस पे वी कट ऑफ, वी कट ऑफ वाई एक्सेस पे हमने ड्रॉ किया है, कैसा ग्राफ बनेगा यार, पॉजिटिव स्लोप का एक ग्राफ बनेगा, निगेटिव सी का ग्राफ बनेगा, निगेटिव सी मतलब ये नीचे अप्रोच करेगा। लेकिन क्या हम यहां ग्राफ बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी डालने पे पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलना ही बंद हो जाएंगे, बात क्लियर है। तो इसके नीचे हम कोई ग्राफ नहीं बनाएंगे, फिर भी अगर कोई डॉटेड करके यहां बढ़ा देता है तो क्या बता, सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 बाई ई, बात क्लियर है। मुझे बताएं एम या टेन थीटा की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, अगर ये ग्राफ बनाया गया है तो टेन थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, एच बाई। क्लियर है भाई? अच्छा यहां मैंने ग्राफ निगेटिव पोटेंशियल के लिए नहीं बनाया था, इतनी बात समझ आ गई यार। यार जैसा के ई का ग्राफ है वैसे वी कट ऑफ का ग्राफ है, बस ई से डिवाइड ही तो हुआ है। क्लियर है? दोनों ग्राफ समझ आ गए हैं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था यार इस ग्राफ को पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए ड्रॉ कराया था, निगेटिव के नहीं। मैंने कहा 10 करोड़ फोटोन गिर रहे हैं और हर फोटोन इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम है, जिसमें से 10 लाख इफेक्टिव टक्कर हुई, 1 लाख निकले, है ना, जिसमें 1000 की पहुंच है, उसको बढ़ाने के लिए मैं 1000 से 1 लाख तक पहुंचा सकता हूं। अरे भाई जितने निकल रहे हैं वहीं तक पहुंचा सकता हूं, ये हो गया पॉजिटिव डिस्कशन। क्या बताओ अगर मैं रोकने पे आ जाऊं तो क्या अगर निगेटिव वोल्टेज लगा तो जो 1000 करंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे 1000 के 900 होंगे, 900 के 800 होंगे, घटाते घटाते अगर मैं मोस्ट एनर्जेटिक को रोक दूंगा तो करंट जीरो हो जाएगा। यानी ये ग्राफ को जीरो कराने के लिए पीछे ले जाएंगे। क्या बताओ यहां करंट जीरो हो गया, अरे करंट मतलब हाइट में ना यार, करंट जीरो हो गया किस वोल्टेज पे, किसी निगेटिव वोल्टेज पे। यार कट ऑफ वोल्टेज कैसा होता है, निगेटिव होता है, लेकिन हमें आंसर में उसका मैग्नीट्यूड देना होता है, इसलिए मैं निगेटिव कहीं लिख नहीं रहा हूं। तो यार इस निगेटिव वोल्टेज पे करंट क्या हो गया है, जीरो। क्या बताओ अगर मैं ये जो 10 करोड़ की सेना थी उसके मोस्ट एनर्जेटिक योद्धा को रोक दिया, अगर ये 20 करोड़ की सेना होती तो उसको रोकने के लिए उतनी ही एनर्जी की जरूरत पड़ती या ज्यादा? हाँ यार देखो, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वहां भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी का होगा, यहां भी उतनी ही काइनेटिक। अरे मैंने सेना डबल करी है मगर उसका योद्धा जितना पावरफुल पहले था उतना ही अब भी है, बस मेरा। इसका मतलब 20 करोड़ में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जितनी एनर्जी के निकल रहे थे मैक्सिमम, 10 करोड़ में भी उतनी ही के निकल रहे थे, तो रोकने के लिए उतना ही पोटेंशियल यहां भी लगाना पड़ेगा। यानी इस ग्राफ को भी अगर मैं पीछे ले जाऊंगा तो उसी जगह जाएगा, बशर्ते कि दोनों की एनर्जी या दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। बात समझे यार? अभी मैं कह रहा हूं दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है तो दोनों का कट ऑफ वोल्टेज भी सेम होगा। अरे फिर से देखिए, क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है दो सिचुएशन में? अरे वर्क फंक्शन तो सेम होता ही, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो वी कट ऑफ भी सेम होगा। बात क्लियर है? अब मुझे बताओ एक ग्राफ कभी कल को तुम्हें ऐसा दे दे, ऐसा, ये नहीं, चलो यार कहीं भी दे दे, करंट सेम कहां है। तो यार इस ग्राफ में इंटेंसिटी I1 से ज्यादा है या कम है? यार इस ग्राफ की इंटेंसिटी I1 से ज्यादा है या कम है? I1 ज्यादा है। I2 से ज्यादा है कि कम है? यार इंटेंसिटी मैं बोलता हूं मतलब नंबर ऑफ फोटॉन से लेना देना है।
तो क्या बताओ, अगर नंबर ऑफ फोटोन I2 से ज्यादा होते तो ग्राफ ऊपर बनता, I2 से कम है तो नीचे बना है। क्या बताओ, जितना ग्राफ नीचे उतना करंट कम है, करंट कम है मतलब इंटेंसिटी कम है यार। क्या करंट और इंटेंसिटी आपस में प्रोपोर्शनल होते थे कि नहीं? पहले तो ये समझ आए, इंटेंसिटी इस ग्राफ की, अगर मैंने इस ग्राफ को ऊपर दिखाया है, नीले वाले ग्राफ को ऊपर दिखाया है, तो इंटेंसिटी ज्यादा है। अब जरा ध्यान दें यार, इंटेंसिटी मतलब भीड़ को डिनोट करता है। अब मैं कहूं कि बताओ इसका वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज मैंने ज्यादा दिखाया है, मतलब नीले वाले के योद्धा ज्यादा स्ट्रांग है या काले वाले ग्राफ के योद्धा ज्यादा स्ट्रांग है? मेरा यार स्ट्रांग से मतलब है किसकी एनर्जी, पैकेट की एनर्जी ज्यादा है, काले वाले की या ब्लू वाले की? ब्लू वाले की एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसका वी कट ऑफ ज्यादा निगेटिव है यार, इसका वी कट ऑफ ज्यादा निगेटिव, मतलब इसको रोकने के लिए हमें ज्यादा निगेटिव वोल्टेज क्रिएट करना पड़ा है, मतलब इसका वी कट ऑफ ज्यादा है। बात क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से ये ग्राफ से वो फीलिंग पूरी आ गई है ना? तो यार कुछ मुझे क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, मैं इस पे डिस्कस करना चाहूंगा किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहे। बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। ये बच्चे क्यों लिख रहे हैं अभी स्टार्ट नहीं हुआ है? यार इसमें लाइव स्टार्ट से चल रहा है, मेरे इसमें लाइव स्टार्ट से चल रहा है। ओके ओके ठीक है, अभी लाइव आ गया है। डिले के साथ क्यों दिखा रहा है मुझे? आप लोग सर आपके मोबाइल में लाइव चैट देर पहुंच रहा है। ठीक है गुलशन, ऑफलाइन क्लास मंडे से होगी, आपको सूचित कर दिया जाएगा। जिनको क्लैरिटी कम लग रही है वो अपने मोबाइल की क्लैरिटी बदल लें। 144 पिक्सल का बाय डिफॉल्ट होता है, उसको 720 पिक्सल कर लेंगे तो क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, अभी बता दीजिए क्योंकि घर है, आना पड़ेगा। भैया आना पड़ेगा, लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी कह देगी आगे के लिए तो कैसे बता पाएंगे, इसलिए थोड़ा रिस्की रहेगा। एक दिन डिले के साथ आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अभी बता दीजिए। क्यों अभी बता देंगे भैया, अभी हमें भी नहीं पता। सर ऑफलाइन क्लास कब होगी? भैया कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात करोगे यार, केवल ऑनलाइन ऑफलाइन ही चलता रहेगा तुम्हारा? अरे पढ़ाई चल रही, उस पर ध्यान दो यार, मुझे भी ध्यान देने दो। हाँ भाई आगे बढ़े यार। तो इसमें कुछ यार, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही हो सकते हैं, भैया इसका स्लोप बताओ। भाई काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, स्लोप बताओ। स्लोप क्या है? एच है ना। कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, स्लोप बताओ क्या होगा? एच बाई ई होगा। नहीं, कोई पूछे कि बताओ इसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या डिनोट करता है, तुम कहोगे 5/E डिनोट करता है। कोई कहते हैं यार इंटरसेप्ट की वैल्यू सी है, क्या डिनोट करता है इंटरसेप्ट? कोई पूछे फाई की वैल्यू बताओ, तो तुम कह दोगे फाई इक्वल टू सी इंटू ई। अरे सी एक नंबर हो सकता है क्वेश्चन में कि नहीं? कोई कहते हैं ये जो डिस्टेंस है यहाँ नीचे की, उसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फाई बताओ, तो तुम कहोगे 3 वोल्ट है। 3 वोल्ट है, ये वोल्ट में होगा, कट ऑफ है ना यार। तो बता यार फाई की वैल्यू कितनी होगी? तो फाई होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधी सी बात है, 5/E की वैल्यू पता। तो कोई बोले यार ये वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब यार ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों देगा? अरे भाई वाई एक्सिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। कोई पूछे बताओ यार ये हाइट 3 है, कोई यूनिट यूनिट बता ही ना, तो तुमसे पूछा जाए बताओ 5 बताओ कितना होगा यार? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। किस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं यार, कुछ क्वेश्चन तो सामने ही है तुम्हारे।
ऐसे ग्राफ बना दिए जाएं, ठीक है। बता यार सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है, एक मिनट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, थर्ड वाले की। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, एक मिनट मैंने एक मिस कर दिया है, चलो, एक दो तीन चार, चार ग्राफ हैं, चार डिफरेंट लेवल पे, किसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, हाँ, किसकी इंटेंसिटी, थर्ड वाले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। किसकी इंटेंसिटी सबसे कम है, फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी सबसे कम है। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यार फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, यार फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, उसके लिए हमें ग्राफ का कट ऑफ देखना पड़ेगा। भाई जिसका कट ऑफ ज्यादा मतलब उसको रोकने के लिए एनर्जी ज्यादा लगी है, इसका मतलब किसका कट ऑफ सबसे ज्यादा है। मैंने यार ये कौन सा ग्राफ दिखाया है, फोर्थ वाले ग्राफ में कट ऑफ सबसे ज्यादा है। यार ये फोर्थ वाला ग्राफ था और ये थर्ड वाला ग्राफ था, फर्स्ट वाला ग्राफ था। तो क्या फोर्थ वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसका कट ऑफ सबसे ज्यादा है। लोगों की डिमांड रहती सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है थ्योरी समझ में आ गई, तो हम लोग क्वेश्चन ओरिएंटेड ही अभी ज्यादा चल रहे हैं, देखा जाए थ्योरी ओरिएंटेड तुम लोग पढ़ चुके हो, हटा दे भाई, क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन तो यार यहीं आ गए जो मैंने अभी अभी ग्राफ में बताए हैं, और कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने न्यूमेरिकल के जरिए कराए थे, क्लियर है, हटा दे। ये नोट कर लिया है या नहीं नोट किया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, हटा देता हूं। यार ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। कोई कहता है कि हम जो है न्यू नॉट जानते हैं, दरअसल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हम इतनी एनर्जी का फोटोन देते हैं जो न्यू नॉट से, इतनी फ्रीक्वेंसी का जो न्यू नॉट से 1.5 गुना ज्यादा है, यानी हमने एनर्जी इंसिडेंट करी है जिसका फ्रीक्वेंसी 1.5 न्यू नॉट है। बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अभी अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को आधा कर दूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, यार ये भी क्वेश्चन है कि अगर फ्रीक्वेंसी आधा कर दूंगा तो हो जाएगा 0.75 न्यू नॉट। बात क्लियर है, क्या बताओ अगर फ्रीक्वेंसी 0.75 न्यू नॉट हो गया, आधा हो गया, हाफ हो गया, तो क्या बताओ वो थ्रेशोल्ड से भी कम हो गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्लियर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए, 0.75 मतलब हो गया 3/4 न्यू नॉट, जो कि न्यू नॉट से कम है, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन ऐसे तुम्हें कंफ्यूज करके दिया जाएगा कि पहले करंट कुछ था, पहले करंट कुछ था और हमने फ्रीक्वेंसी आधी कर दी, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम्हारा जवाब होगा करंट क्या हो जाएगा, यार करंट जीरो ही हो जाएगा। क्यों भाई, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था और बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यार तुम्हें इतनी आसान लैंग्वेज नहीं मिलने वाली। एक और बात, पहले फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट थी, 1.5 न्यू नॉट थी मान लिया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के थी, ठीक है। क्या बताओ इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या फ्रीक्वेंसी डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यार बढ़ जाएगी, ये तो सबको समझ आ रहा है, क्या डबल हो जाएगी, क्वेश्चन होगा डबल हो जाएगी। हाँ, तो यार ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यार किसी एनर्जी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, डबल से कम रहेगी, डबल से ज्यादा रहेगी, नन ऑफ दीज। हाँ, ई को डबल करने पर के डबल हो जाएगा, पहला ऑप्शन है डबल हो जाएगा, दूसरा मोर देन डबल, यार बहुत फेमस बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तीसरा लेस देन डबल, चौथा नन ऑफ दीज। देखें यार कितने लोग इसका जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर चुके हैं तो शायद जवाब देंगे, और नहीं भी किए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं जवाब देंगे। हाँ भाई देखे जरा, अरे जवाब दो यार।
फ्रीक्वेंसी डबल कर दी गई है या एनर्जी डबल कर दी गई, एक ही बात है कि नहीं? अरे भाई E इक्वल टू एच न्यू होता है, अगर फ्रीक्वेंसी डबल है तो एनर्जी डबल कर दी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ भैया डबल डबल गलत आंसर है, डबल गलत आंसर है, जो लोग डबल दे रहे हैं गलत आंसर है। हाँ ध्यान दे जरा कि मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं, मान लिया फाई की वैल्यू 3 है और ई की वैल्यू 7 है, ई की वैल्यू 7 है, तो डिफरेंस कितना है? 4 है, यानी के का आंसर अभी कितना है? 4 है। यार समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। अब मुझे बताओ यार, इसको 7 की जगह डबल करके 14 कर दिया तो क्या ये डबल हो गया? अरे वर्क फंक्शन थोड़ी बदल सकते हैं हम, एनर्जी जो इंसिडेंट कर रहे हैं उसको बदल सकते हैं। मैंने इसको 7 को 14 कर दिया तो 3 का तो 3 ही रहा यार, ये डिफरेंस कितना आ गया? यार क्या बताओ, ये 4 है और ये 11 है, डबल हो गया कि डबल से ज्यादा? डबल से ज्यादा। यार तो ये डबल क्यों नहीं हुआ? कुछ लोग कहेंगे सर प्रोपोर्शनल तो है, डबल क्यों नहीं हुआ? भैया प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ कुछ घट भी तो रहा है। हाँ अगर कोई तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, कहे कि के डबल हो रहा है, ई डबल हो रहा है, ई डबल हो रहा है और फाइव भी डबल हो रहा है, यार अगर ई डबल हो और फाइव भी डबल हो तो वो 2 का फैक्टर बाहर निकल आएगा, तो के भी क्या हो जाएगा? डबल। यार फाइव वही रखोगे के और ई डबल कर दोगे तब थोड़ी ऐसा होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन डबल। क्या इस एग्जाम्पल से बात समझ आ रही कि नया वाला के पुराने वाले के से डबल से भी ज्यादा होगा? क्या क्वेश्चन उल्टा नहीं पूछा जा सकता कि पहले एनर्जी ई थी और एनर्जी आधी कर दी गई, बशर्ते कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है? अभी खतरा ही क्या होता है कम करने में, कि पहले हो रहा था बाद में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही ना हो। तो यार पहले ये चेक कर लो कि पहले एनर्जी ई थी, बाद में E/2 कर दी, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि E/2 वर्क फंक्शन से ज्यादा है। यार समझो क्वेश्चन कैसे होगा। यार ई को हमने क्या कर दिया है? E/2, और E/2 वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले भी हो रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी भी हो रहा है। नहीं यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी भी हो रहा है। अगर ई आधा कर देंगे, है ना, तो बताओ के पे क्या फर्क पड़ेगा? नए के पे, न्यू के बिकम हाफ, लेस देन हाफ, हाफ, मोर देन हाफ, या नन ऑफ दीज? हाँ भाई ऑनलाइन वाले जल्दी से अपना अपना मत पेश करें। विष्णु कुमार लेस देन हाफ, मोहम्मद कासिफ मत दो बहन। अरे क्या कर रहे हो यार, क्यों भाई बहन बना रहे हो यहाँ पे? लेस देन हाफ। सर डेटा नहीं बचा है। अरे भैया डेटा नहीं बचा है, वाईफाई किसी का हैक करो यार, हैकर बनो लाइफ में, तुम्हारी गलती है क्या भैया? सारे लड़ाई झगड़े तुम लोग ऑनलाइन ही करते हो क्या? हाँ लेस देन हाफ, लेस देन हाफ। देखते हैं जरा, डेटा लेके देखते हैं। यार पहले मैं कह रहा हूं कि ई और फाई का डिफरेंस के था, ठीक है यार, ई और फाई का डिफरेंस के था। यार ई हम ले लेते हैं 14 और फाई ले लेते हैं 3, ठीक है, डिफरेंस कितना है? 11। क्या बताओ इसका आधा 7 हो गया? यार मैंने ऐसा डेटा लिया है कि 3 से ज्यादा बना रहे कम से कम, ये 3 ही रहा, डिफरेंस कितना हो गया? 4। क्या ये हाफ हुआ? हाफ से भी कम हो गया, यानी इसका आंसर क्या होगा? लेस देन हाफ। बात समझ आ गई यार? तो अभी मेरे ख्याल से क्या हम लोग थ्योरी से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन की तरफ टिल्ट किए हैं, ये बेटर है। यार पिछली क्लास पहली क्लास थी तो मुझे अंदाजा नहीं था तुम लोग चाहते क्या हो, तो अभी मुझे समझ आ रहा है कि थोड़ा थ्योरी ज्यादा उस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे चलेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। हटा दे, तभी रिवीजन का फायदा भी है क्योंकि थ्योरी तुम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, तो हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल साइड ज्यादा रहे। हटा दे भाई। क्लियर है भाई? तो अभी तुम देखोगे यार इसी तरह के क्वेश्चंस फैशन में चल रहे हैं, नीट में आ रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे उसकी मेन थीम क्या थी? मेन थीम थी कि फोटोन यानी रेडिएशन, जिसको अब तक हम रेडिएशन कहते थे, है ना, जिसको हम रेडिएशन कहते थे या ईएम वेव कहते थे या हम लोग लाइट कहते थे,
यार वैसे लाइट इज अ काइंड ऑफ ईएम वेव, रेडिएशन, ईएम वेव, लाइट जिसको कहते थे, इसके अंदर क्या सरप्राइजिंग निकल आया था जिसलिए हमने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इतनी चर्चा करी। इसके अंदर सरप्राइजिंग ये निकल आया था कि इसके अंदर नेचर आ गया था किसका, पार्टिकल जैसा नेचर आया है। इसके अंदर कैसा, पार्टिकल लाइक नेचर निकल के आया था, पार्टिकल लाइक नेचर। यानी इसके अंदर हमने क्या बात करी कि इसके अंदर मोमेंटम होता है, ठीक है, इसके अंदर मोमेंटम होता है और ये कंटिन्यूअस एनर्जी ना होके पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है और उस पैकेट का स्ट्रांग होना, ज्यादा एनर्जेटिक होना उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर कोई पूछे रेडिएशन अगर मैटर जैसा है तो उसका मास क्या होता है, कोई बता सकता है? रेडिएशन अगर मैटर जैसा है तो उसका मास क्या होता है? तो तुम कहोगे अगर कोई रेडिएशन को रोक के उसका मास मेजर करेगा तो उसका मास 0 आएगा। रेडिएशन का रेस्ट मास कितना होता है? रेडिएशन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। तो क्या रेडिएशन का एक इफेक्टिव मास की चर्चा करी जा सकती है अगर वो रेस्ट पे ना हो? बिल्कुल करी जा सकती है। हम लोगों ने यार एनर्जी का फॉर्मूला SC/λ या hν पढ़ा है यार, तो उसके हम मास की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट मास नहीं, उसको रेस्ट मास नहीं कह सकते, उसको मास कह सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन। क्या बताओ, इसको हम mc² लिख के मास निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकता है यार कि अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो मास बताओ, लैम्डा दिया है तो मास बताओ, बस इसको mc² करके हम उसका इफेक्टिव मास निकाल सकते हैं यार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा कि किसी एनर्जी का लैम्डा इतना है, मास बताओ, बस ठीक है यार, SC/λ को mc² लिखो, मास आ जाएगा। क्वेश्चन कैसा होगा, किसी की फ्रीक्वेंसी इतनी है, मास बताओ, तो hν को नहीं। लेकिन अगर कोई कहे रेस्ट मास कितना होता है, तो रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है? 0। यानी अगर फोटोन को तुम किसी तरह से रोक दिए तो फिर वो अपना मास शो नहीं करेगा। यानी अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे मैं कह रहा था इलेक्ट्रॉन फोटोन पी गया, तो उसके मास में क्या फर्क? अरे यार यही देखो, खड़े खड़े क्वेश्चन बना दिया यार। अगर इलेक्ट्रॉन ने किसी फोटोन का मास पी लिया तो खत्म हो गया फोटोन, पूरा मास एनर्जी पी लिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन के मास बढ़ गया, कम हो गया, या वही रहेगा? यार एनर्जी मिलेगी, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझे? ऐसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे जितना कोई घुमा के पूछ ले, हम क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। बात क्लियर है? फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0। लेकिन अब नहीं, अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं मैटर वेव की। क्या खुल गया यार? तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मैटर वेव की। मैटर वेव जब मैं कह रहा हूं यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मैटर वेव। मतलब ये कि पार्टिकल के अंदर भी वेव जैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है। यार अभी बड़ी मुश्किल से तो हमने हजम किया है कि रेडिएशन के अंदर पार्टिकल जैसा नेचर होता है। अब मैं कह रहा हूं पार्टिकल यानी यहाँ की कुर्सी, चेयर, छत और मेरे सबके अंदर, हर मास के अंदर वेवलेंथ जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है ना? तो यार ऐसा है कि तुम्हें भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये चमत्कार होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैं एक चीज दिखा रहा हूं, जरा स्क्रीन पे यहाँ कैमरा ले जाएं। मैं एक बहुत सरप्राइजिंग चीज दिखाता हूं, तुम लोगों को शायद लगे कि ये भी होता है नेचर में। तुम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जस्ट अ मिनट। तुम लोगों ने यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मैंने ही पढ़ा दिया यार। यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा है कि नहीं? यंग्स एक्सपेरिमेंट लाइट के लिए पढ़ा था या पार्टिकल के लिए पढ़ा था? लाइट के लिए पढ़ा था। यंग्स एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि हम एक होल बनाते थे और उस होल में लाइट डालते थे, वो लाइट 2 होल से जाती थी, मगर जाने के बाद पर्दे पे कहीं कहीं ज्यादा पड़ती है, कहीं कहीं कम पड़ती है। यार उसमें ऐसा कुछ पैटर्न मिलता था, कहीं कहीं मैक्सिमा, कहीं कहीं मिनिमा। और ये मैक्सिमम मिनिमा वाली बात कि हम वेव में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? वेव में पढ़ते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? वेव में पढ़ते हैं। तो क्या पता ऐसा पिक्चर लाइट में हम एक्सप्लेन करते हैं वेव थ्योरी से। सोचो कि मैं इन होल में लाइट डालने के बजाय इलेक्ट्रॉन डालने लगूं। इलेक्ट्रॉन वेव है या पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। ऐसा पार्टिकल का क्राउड मैंने होल में डाला और सोचो इन होल के सामने, यार तुम ऐसे बताओ, धूल के कण अगर 2 होल से डालो तो तुम क्या उम्मीद करते हो? सामने धूल इकट्ठी होना चाहिए, बस इन 2 जगहों पे धूल इकट्ठी होना चाहिए।
लेकिन एक सरप्राइजिंग बात क्या देखने को मिली कि जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाले तो इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं ज्यादा कहीं कहीं कम पहुंचे। यार ये साइंटिस्ट ने एक्चुअली देखा, अगर कंट्रोल्ड इवेंट चल रही है तो ऐसा बार बार देखेगा। इसका मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे इलेक्ट्रॉन आपस में बात करते हुए जा रहे हैं कि भैया इधर इकट्ठा होना, इधर इकट्ठा होना, इधर इकट्ठा होना। यानी इलेक्ट्रॉन की क्राउड में एक तालमेल है कि वो कहीं कहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी और कहीं कहीं मिनिमम इंटेंसिटी शो कर रहे हैं, कहीं कहीं ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं कहीं कम। तो अब हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि इस क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाईली स्पीड से वहां टकराने जा रहा है उसके अंदर वेवलेंथ जैसी कोई चीज है। तो कहोगे सर ये आप कैसे कह सकते हैं वेवलेंथ जैसी कोई चीज है ना? जरा देखते हैं, अभी थोड़ा मैथमेटिकल होते हैं तो तुम्हें समझ आएगा कि वेवलेंथ जैसी कोई चीज है, ये कैसे मैं कह पा रहा हूं। तुम अच्छा बताओ, थोड़ा बहुत याद होगा अगर तुम लोगों ने 12th ईमानदारी से पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा मैं याद दिला रहा हूं। क्या जब हम यंग्स एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कहीं कहीं मैक्सिमा बनता है, कहीं कहीं ब्राइट बनता है और कहीं कहीं डार्क बनता है। कहीं कहीं क्या बनता है? डार्क। डार्क का मतलब है कि वहां पर इंटेंसिटी 0 है, ब्राइट मतलब वहां इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। यही बात मैं कह रहा हूं। क्या बताओ कितनी हाइट पे ब्राइट बनता है? उसका फॉर्मूला होता था एन डी लैम्डा बाई डी, और डार्क बनता था, है ना, एन डी लैम्डा बाई 2d। चलो मैं फर्स्ट ब्राइट की बात कर लूं, फर्स्ट ब्राइट और फर्स्ट डार्क की नहीं, चलो बल्कि डार्क भी छोड़ो। क्या बताओ अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह पे ज्यादा जमा हो गए हैं, यहां इलेक्ट्रॉन की क्राउड जा रही थी और इलेक्ट्रॉन इस जगह पे ज्यादा जमा हो गए हैं, नहीं, इसका मतलब ये हाइट हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं? अरे भाई पर्दे पे हाइट मेजर कर सकते हैं, यानी ये एक फीजिबल चीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वाई मेजर कर सकते हैं। कैपिटल डी क्या होता था? नहीं पता, मैं बता दूं, कैपिटल डी होता था पर्दे की दूरी। क्या कैपिटल डी एक मेजरेबल चीज है कि नहीं है? अरे भाई पर्दे की दूरी यहां से यहां तक के बीच में ये हम मेजर कर सकते हैं। स्मॉल डी क्या होता था? स्लिट के बीच की दूरी। क्या स्मॉल डी हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं? स्मॉल डी मेजर कर सकते हैं। यार वाई मेजर कर सकते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो उनकी मदद से लैम्डा नहीं मेजर कर सकते? इसका मतलब यार लैम्डा जैसी चीज हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं। हाँ, क्या उसको विजुलाइज कर सकते हैं? भैया ये किसी के बस का, वो लैम्डा चीज क्या है, हम लैम्डा तो निकाल लिए लेकिन लैम्डा को हम पिक्चराइज कर जाएं, विजुलाइज कर जाएं, ऐसा संभव नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन की क्राउड के अंदर एक वेवलेंथ जैसी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसका वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं, जिसका वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। मगर क्या जैसे वेव में वेवलेंथ को विजुलाइज कर लेते थे कि दो मैक्सिमास के बीच में वेवलेंथ होती है, क्या इलेक्ट्रॉन में ऐसी कोई बात हम नहीं कर सकते हैं? बात समझ रहे हैं? तो नेचर की इन सब घटनाओं ने साइंटिस्ट को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हर पार्टिकल के अंदर एक वेव कैरेक्टरिस्टिक होती है। नहीं तो ये स्टेटमेंट तुम्हारे लिए गोल्डन स्टेटमेंट है, एवरी पार्टिकल इन द वर्ल्ड हैज वेव कैरेक्टरिस्टिक आल्सो एंड इट हैज सम वेवलेंथ। नहीं, ये नोट करके एक मेन पॉइंट मैटर वेव के लिए हम लोग लिख सकते। यार नोट करने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए था ताकि तुम्हारी भी आंखें खुल जाएं और हम पार्टिकल को एक नए नजरिए से देखने लगे, है ना। क्या गोल्डन स्टेटमेंट है मैटर वेव के लिए? एवरी पार्टिकल हैज, ठीक है यार, एवरी, मैं अभी थोड़ा मैथमेटिकल और रिवीजन साइड ज्यादा हूं तो स्टेटमेंट मैंने बता दिया है, समझ गए हैं। लिखना चाहें तो लिख लेना। वीडियो में अच्छी बात यह है कि बार बार हम पॉज करके उसको सुन सकते हैं और बार बार लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट मैंने क्या दिया? एवरी पार्टिकल इन द वर्ल्ड हैज अ वेव कैरेक्टरिस्टिक, है ना, वी कैन डिफाइन इट्स वेवलेंथ। अरे भाई वेव कैरेक्टरिस्टिक है तो उसकी वेवलेंथ डिनोट कर सकते हैं। और वेवलेंथ का फॉर्मूला पहली बार किसने दिया था? डी ब्रॉगली। एक तो साइंटिस्ट लोग नाम भी बड़ा अजीब अजीब रखते थे। डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया था लैम्डा इक्वल टू, बताएं जरा, h बाई पी। पी यहां क्या है? अरे पी यहां क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम तो यार मोमेंटम तो जानी पहचानी चीज है, हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। m क्या है? मास। v क्या है? वेलोसिटी। अब यार ये दिन आ गए हैं मेरे कि मैं ये बताऊंगा, m मास है, v क्या है? वेलोसिटी। क्या बताओ मास और वेलोसिटी की मदद से हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम। तो मैं यार इसको डब्बे में क्यों बंद कर रहा हूँ, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या इस फॉर्मूले को मैं h बाई एम वी लिख सकता हूँ कि नहीं? यानी किसी पार्टिकल का हमें मोमेंटम पता है तो सीधे लिख दो, मास वेलोसिटी पता है तो ऐसे लिख दो,
लेकिन कई बार हमें काइनेटिक एनर्जी पता होगी तो कोई बात नहीं, हम काइनेटिक एनर्जी में लिख देते हैं। क्या हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²? अरे भाई यार ऐसे एक्टिंग मत करो कि नहीं पढ़ा है, ये तो पढ़ा है ना यार, पढ़ा है। क्या इसको मोमेंटम से कभी रिलेट किया है? नहीं किया तो मैं कर देता हूं, मास से ऊपर मास से नीचे मल्टीप्लाई करो। यार मेरे साथ अगर पेन कागज लेके बैठोगे तो ज्यादा फायदा होगा। m²v²/m। यार m²v² को हम क्या लिख सकते हैं, p²/, क्या बताओ, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मोमेंटम से रिलेट कर पा रहे हैं? नहीं, तो मोमेंटम कितना हो गया यार, देखो p²/2m k है। यार ये थोड़ा लंबा कनेक्शन देखो, तो p² 2m k आएगा, तो p √ 2m k आएगा। यानी क्या इस फॉर्मूले को हम और नए लुक में लिख सकते हैं? तो खैर मैंने हमेशा बोला है कि मेन फॉर्मूले को डब्बे में बंद करो और बाकी लाने की कैपेबिलिटी डेवलप करो, क्योंकि हम अनलिमिटेड मेमोरी के नहीं हो सकते हैं। हाँ, बायो वाले लोग दावा करते हैं कि सर हमारी मेमोरी की आप क्या परीक्षा लोगे, हम लोग 2-2 किताबें पूरी पूरी एनसीईआरटी रट लेते हैं। तो भैया एक बात बता दे यार, हर दिमाग की कोई लिमिट तो होती है ना? तो ये सारी मेमोरी अपनी केमिस्ट्री में खर्च कर लो, बायो में खर्च कर लो, फिजिक्स में स्किल डेवलप कर लो। मैं यकीन दिलाता हूँ बहुत कम मेमोरी में तुम बहुत ज्यादा फॉर्मूले कवर कर सकते हो, बस कड़ियां जोड़ना आना चाहिए। नहीं, अभी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यार एक ही फॉर्मूले को सर्किल में किया था, फिर कड़ियां जोड़ना सिखाया है। यहाँ भी मैं कह रहा हूँ एक फॉर्मूला डब्बे में है, बाकी कड़ियां जोड़ लो। क्या क्या जोड़ना है यार? कड़ियां। अरे और कुछ नहीं भैया, तुम लोग कड़ियां पता नहीं क्या क्या जोड़ लेते हो उसके बाद। हाँ, काम में कोई मात्रा नहीं है। फिर हम mv मोमेंटम बोले तो mv, क्या मोमेंटम को हम √2m के लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? क्या यही फॉर्मूला है? अरे भैया अभी और भी कहानी है। क्या मैंने कहा कि अगर किसी दो प्लेट के बीच में V का वोल्टेज है तो कोई Q चार्ज यहां आने पर, एक एंड से दूसरे एंड आने पर कितनी काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेता है? अरे पिछली क्लास में शुरुआती हमने यहीं से करी थी। कितनी काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेता है? Q × V की। क्या ये फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं और वहां से भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। यानी क्या बताओ, हम लोग इस फॉर्मूले को और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, √2m QV। यार V यहां पर क्या है अब? अरे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, बिटवीन टू टर्मिनल, जिन टर्मिनल ने चार्ज को एक्सेलरेट कराया है उन टर्मिनल के बीच का ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। बात क्लियर है? यानी क्या अब हम लैम्डा को पोटेंशियल डिफरेंस से भी रिलेट कर लिए? यार इतने सारे फॉर्मूले हैं तो कड़ियां जोड़ना ठीक रहेगा, है ना? या सारे फॉर्मूले रट्टा मारोगे? या अनलिमिटेड वाले मेमोरी वाले चैलेंज ना करें। मैं फिजिक्स में इतने फॉर्मूले तुम्हें दिखा सकता हूं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। अल्टीमेटली तुम्हें समझ आएगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगी। तो यार इस फॉर्मूले को मैं और आगे बढ़ा रहा हूं। क्या बताओ, फॉर इलेक्ट्रॉन, यार इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सीलरेट किया गया है तो क्या बताओ काइनेटिक एनर्जी को EV लिख सकते हैं कि नहीं? यार ध्यान रखना यार, अब मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वो सब चार्ज, ये फॉर्मूला सारे चार्ज के लिए काम करेगा या इलेक्ट्रॉन के लिए? यार सब के लिए करेगा, ये ज्यादा जनरल है। अब मैं थोड़ा पर्टिकुलर हो रहा हूं। ये फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले वो सब के लिए काम करेंगे, है ना? क्या इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, हाथी के लिए? बिल्कुल करेगा यार, हाथी के लिए क्यों नहीं? तुम लोग बस जैसे ही हाथी आया तो हाथी मेरे साथी लगाने लगे, ऐसा नहीं यार। क्या ये मैंने जब कहा कि दुनिया का कोई भी मास उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है, तो हाथी के साथ क्यों नहीं? अरे मेरे साथ भी, इस सीट के साथ भी, दुनिया के हर मास के साथ एसोसिएटेड है। हाथी के साथ भी, हाथी का मास पता हो, हाथी की वेलोसिटी पता हो, उसका लैम्डा बहुत ज्यादा आएगा। बस ये है कि लैम्डा प्रैक्टिकल नहीं होगा उसका। खैर, यार इलेक्ट्रॉन के लिए क्या Q हो जाएगा E, तो E × V। तो बता यार, लैम्डा का फॉर्मूला h/√2m EV बन गया। अच्छा, ये लैम्डा, ये जो फॉर्मूला था मीटर में आने वाला है या एंगस्ट्रॉम में आने वाला है? यार इस फॉर्मूले में ये मीटर में आने वाला है, तो तुम कहोगे सर हमने ये सारी चीजें किस यूनिट में रखी हैं? तो यार ये सारी चीजें स्टैंडर्ड यूनिट में रखेंगे, और अगर स्टैंडर्ड यूनिट में रखेंगे तो ये किस में आएगा?
मीटर में आएगा। बहुत ध्यान देते जाना यार, ये किस में आएगा भाई, अपने आप अगर कोई हमने स्टैंडर्ड यूनिट में रखा है तो वो स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब मैं पूछूं ये लैम्डा फिलहाल किस में आने वाला है, मीटर में। अरे भाई सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में रखोगे तो मीटर में आएगा, मगर हम लोग चाहते किस में है लैम्डा, हम एंगस्ट्रॉम में चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो लैम्डा में h/√2m। यार ये सारे लुक तुम्हें पता होना चाहिए, पता नहीं कब किस लुक में क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए मैं कड़ियां जोड़ रहा हूं। क्या बताओ, 2m E इंटू वी इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भाई 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, अरे तुम लोग ने केवल नेगेटिव देखा है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻10। यार 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। भैया जुड़े रहें, जुड़े रहें, कुछ ना कुछ फायदा उठा के जाएंगे। हाँ भाई बोलने का, सैयद बोलने का, बिल्कुल बोलने का। मुन्ना भाई आएगा, मुन्ना भाई क्यों आएगा यार, आम इंसान पढ़ा रहा है। क्या बताओ, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, तो यार 1 मीटर कितना होगा, 10⁻+10 एंगस्ट्रॉम। क्या इतनी उल्टी बात समझ आती है क्या। अब हम h की वैल्यू जानते हैं, अरे भाई कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34। E की वैल्यू जानते हैं, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना यार। अब डिस्कशन इलेक्ट्रॉन के लिए चल रहा, पहले डिस्कशन इलेक्ट्रॉन के लिए था क्या। क्या ये फॉर्मूला हम सबके लिए लगा सकते हैं, और ये फॉर्मूला आप किसके लिए लगा सकते हैं यार। इसमें जब सब कुछ पता है तो क्यों ना हम इतना कैलकुलेशन कर लें, और इतना कैलकुलेशन करके आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम। तो नीचे बचा क्या, नीचे केवल एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बचा। V क्या था भाई, V था एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। यार ध्यान दो यार, V क्या बचा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो ये तो बड़ा बढ़िया रहा। क्या ये फॉर्मूला सबके लिए काम करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। ये केवल और केवल, अच्छा कुछ लोगों को यार 1.227 याद आ रहा है, तो मैं बता दूं यार वो तब होता है जब ये एंगस्ट्रॉम की जगह नैनोमीटर, एनसीईआरटी में, बिल्कुल एनसीईआरटी में 1.127 नैनोमीटर लिखा है। लेकिन यकीन मानो कि मैं वो बता रहा हूं जो एग्जाम के लिए ज्यादा रिलेवेंट है। एग्जाम में जो फैशन चल रहा है वो नैनोमीटर का नहीं बल्कि एंगस्ट्रॉम। हाँ भैया क्वेश्चन का भी फैशन होता है, बिल्कुल फैशन होता है भैया, जो चल रहा है वही फैशन है ना, और वो बदलता रहता है समय के साथ। केवल कपड़ों का ही फैशन नहीं होता है, क्वेश्चंस का भी फैशन होता है। लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम 12.27 एंगस्ट्रॉम अपन √b, है ना। अच्छा एक बार बताओ, ये जो E इंटू वी था, नहीं वोल्टेज के साथ E मल्टीप्लाई करो तो आंसर किस में आ जाता है यार। वोल्टेज के साथ ये वोल्ट होता है और E क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का दोनों मल्टीप्लाई करो तो K किस में आ जाता है, जूल में आ जाता है। अच्छा एक बार बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लिखा जा सकता यार। E इंटू वी में लिखा जा सकता है, मतलब कि उसमें E से मल्टीप्लाई ना करो तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। बात समझो यार। क्या इस फॉर्मूले में E इंटू वी में अगर E हम मल्टीप्लाई ना करें तो वो बेसिकली वोल्टेज का आंसर है, नहीं, और उसी को हम वोल्टेज को ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देते हैं। जैसे मैं कह दूं 4 वोल्ट से एक्सलेट कराया है, ठीक है, तो बताओ एनर्जी इन जूल कितनी है, एनर्जी इन जूल कितनी है। तो तुम कहोगे यार 4 वोल्ट से एक्सलेट कराया तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, ध्यान देना। अगर कोई कह दे कि 4 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट कराया है तो उसकी एनर्जी जूल में कितनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी है, तो तुम कहोगे यार उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी वही होता है जो उसका एक्सीलरेटिंग वोल्टेज होता है। ध्यान देना यार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी वही होता है जो उसका
एक्सीलरेटिंग वोल्टेज होता है। तो इसका मतलब क्या, इस फॉर्मूले को 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई अंडर रूट के इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिख सकते यार, के इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, धोखा ना खाना कि सर काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला अलग है। यार जो फॉर्मूला वोल्टेज के लिए है वही काइनेटिक एनर्जी के लिए है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो इसको भी मैं डब्बे में बंद कर देता हूं, नहीं तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। फिर से यार, ये दोनों ही फॉर्मूले इलेक्ट्रॉन के एक्सेलेरेशन के लिए हैं, चाहे वोल्टेज दिया हो चाहे काइनेटिक एनर्जी दिया हो, दोनों एक ही चीजें होती हैं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। हाँ अगर जूल में दिया हो तब कोई बात नहीं, जूल में दिया हो तो पहले हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेंगे, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। कोई दिक्कत है भाई लोग? मेरे ख्याल से डी ब्रॉगली ने जो बताया था उसको हमने डिफरेंट लुक्स में लिख लिया है। अभी क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं, थोड़ा हम क्वेश्चंस पे बात करें। खैर एक क्वेश्चन सबसे पहला तो मैं क्या पूरी हाइलाइट्स को थोड़ा कम जगह पे लिख दूं, है ना, तो उससे क्या होगा कि मुझे क्वेश्चन कराने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, पूरी हाइलाइट्स को मैं कम जगह पे लिख देता हूं। सबको अब समझ में आ गया है मोमेंटम कितना है। मैंने लेमडा का मेन फॉर्मूला बता दिया है। उसके अलावा फॉर इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूला क्या आ गया है, क्या आ गया है 12.27 डिवाइड बाई अंडर रूट वी, या 12.27 डिवाइड बाई अंडर रूट के इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, इससे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे मैंने अभी लेमडा का आंसर बताया है, लेमडा किस में, एंगस्ट्रॉम में, तो वी का आंसर नहीं पूछा जा सकता। यार पहला क्वेश्चन तो एकदम आसान सा, यार जो हमने लुक फॉर्मूले के देखे हैं उनको दूसरे लुक में बदल के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। यार वी जैसे मैंने अभी कहा था 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट डाल दो लेमडा आ जाएगा। नहीं, क्या लेमडा दिया है, लेमडा दिया है 400 एंगस्ट्रॉम, और पूछा जाए यार उसका एक्सीलरेटिंग वोल्टेज बताओ इलेक्ट्रॉन का। अरे हो गया यार, क्या पूछा है, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। क्या करोगे भाई, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज पूछा जाए तो, हाँ यार लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो बता यार अंडर रूट वी का फॉर्मूला बन गया 12.27 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। यार यही तो बन गया। तो वी का फॉर्मूला क्या बन गया, 12.27 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। यार थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। 12.27 डिवाइड बाई लैम्डा कितना रख दें, 400 या 400 इंटू 10 टू पावर -10। यार ध्यान दो, 400 रखेंगे या 400 इंटू 10 टू पावर -10। यार यहीं पे गलतियां होती हैं। अगर ये एंगस्ट्रॉम में है तो इसका मतलब एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू रखना है। अब उसमें स्टैंडर्ड यूनिट नहीं रखना है, यानी यहां हमें क्या रखना है 400 और फिर उसका क्या कर देना है स्क्वायर। तो अगर आंसर जब भी लाते हैं तो लगभग में लाते हैं, ठीक है यार। क्या ये 400 से डिवाइड होगा तो करीब 3 इंटू 10 टू पावर -2 आएगा लगभग। क्या आएगा, 3 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 इंटू 10 टू पावर -4 के आसपास जो आंसर मिल जाए वो टिक कर। यार बहुत एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल अगल बगल नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो हम ऑप्शन देख के अंदाजा लगा लेंगे कौन सा आंसर है। क्या बता यार, फॉर्मूला हम इस लुक में याद रखेंगे, दूसरे लुक में रिकॉल करा लेंगे कि नहीं, नहीं। चलो ये एक न्यूमेरिकल हो गया। भैया स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में कराने के मूड में हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ यार कि मेरे व्यूअर कम हो, है ना। व्यूअर चलते रहे और मुझे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिलाते रहे। मेरे पड़ोस में है भाई, ओके यस, आंसर आएगा, नंबर दे दो। इससे मेरे से ही मांग रहे हो ना यार, जी सर कोई बात नहीं यार, बढ़ते रहेंगे। 49 है 59, ठीक है, 10 पावर 10 मीटर होता है, ओके। हाँ भाई लोग, तो आगे बढ़ते हैं। यार क्या क्वेश्चन हो सकता है कि दो चीजों का मोमेंटम सेम है, लेमडा का रेशियो बताओ। मोमेंटम सेम है तो लेमडा का रेशियो क्या आएगा दो सिचुएशन में। यार पहली सिचुएशन में जितना मोमेंटम है दूसरी सिचुएशन में मोमेंटम वही है,
तो λ1 λ2 का रेशियो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 1:1 आएगा। अरे भाई मोमेंटम से मैच थोड़ी अलग अलग होता है, 1:1 आएगा। कोई कहते हैं यार पहली बार मोमेंटम P1 है, दूसरी बार P2 है, तो लैम्डा का रेशियो क्या होगा? अरे λ1 अपॉन λ2 क्या होगा भाई, इनवर्स रिलेशन है तो P2/P1 होगा। यार स्पीड सेम है, मास अलग अलग हैं, लैम्डा का रेशियो बताओ। यार स्पीड सेम है, जब तक कोई ना बोले तब तक हम श्योर नहीं होते हैं यार। तो यार लैम्डा m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, λ1/λ2 क्या आएगा, m2/m1 आएगा। मास सेम है, स्पीड अलग अलग है, रेशियो बताओ, क्या बताओ, v1 v2 अलग अलग है, लैम्डा का रेशियो बताओ, तो λ1/λ2 इक्वल टू क्या होगा, v2/v1। बात क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, मास सेम है। अरे दोनों बदल नहीं सकते, बिल्कुल दोनों बदल सकते हैं। m और k दोनों बदल रहे हैं, λ1 λ2 का रेशियो बताओ, तो λ1 अपॉन λ2 होगा √ m2k2 अपॉन, अरे इनवर्स रिलेशन है, m2k2 अपॉन m1k1। अब कोई कहते मास सेम है तो √k2/k1, कोई कहते k सेम है तो m2/m1। क्या इस तरह के क्वेश्चन का एकदम बाहर है, किताबों में ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। यार एक्सेलेटिंग वोल्टेज सेम है, चार्ज अलग अलग हैं, नहीं, Q2/Q1 का √ V सेम है, Q सेम है, V अलग अलग है, तो λ1/λ2 क्या आएगा, √ V2/V1। अच्छा लैम्डा ही क्यों, मैं लैम्डा का ही रेशियो क्यों पूछ रहा हूं? क्वेश्चन ऐसा नहीं तो मोमेंटम इधर आ जाए और लैम्डा इधर आ जाए, मोमेंटम के रेशियो पूछे। यार इतनी समझदारी अब रखना पड़ेगी, कोई फिजिक्स का डिस्कशन नहीं, ये प्योर मैथमेटिकल डिस्कशन है, कभी भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। क्या बात क्लियर है ना? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यार इन फॉर्मूलों पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की डिस्कशन भी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। एक क्लास हुई थी, है ना, सर ने ली थी, RS सर ने, तो उससे भी कुछ फ़ायदा उठाएं, कुछ फ़ायदा यहाँ से उठाएं, जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है। तुम्हें याद है ना यार 3 इडियट का डायलॉग, जहाँ से फ़ायदा मिले उस क्लास में बैठ जाओ। और अब तो ये सुविधा भी है कि टीचर कुछ कहते नहीं हैं, ऑनलाइन में फ़ायदा मिल रहा है, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में फ़ायदा अभी अभी और ऑफलाइन बंद चल रहा है। लेकिन हाँ, तुम्हें इस क्लास से दूसरी क्लास में स्विच करोगे तो कोई मना करने वाला नहीं है, जहाँ से ज्ञान मिले बटोर लो, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है, टाइम वेस्ट भी ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे भी सोर्सेस हैं जो टाइम वेस्ट बहुत कराते हैं। हटा दे भाई, अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ भैया, जो तुम्हें यहाँ से मिल रहा है वहीं का ज्ञान लेना है यार, यहाँ कम लोग नहीं हैं, है ना। हटा दे यार। डी ब्रॉगली ने ये लैम्डा का फॉर्मूला बताया, डी ब्रॉगली को नोबेल पुरस्कार मिल गया, है ना। हम लोगों को पुरस्कार कैसे मिलेगा? अरे भैया जब सारे फॉर्मूले, सारे साइंटिस्ट का ज्ञान होगा तब मिलेगा, है ना। डी ब्रॉगली ने एक एक में निकाल दिया था। तो यार या तो इनोवेटिव करो और एक करो, नया करो और एक करो, और अगर पुराना कर रहे हो तो बहुत करना पड़ेगा, तभी जनता मानेगी तुम्हें। तुम्हें प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब नाम मिलेगा। न्यूटन ने 3 लॉ से शुरुआत करी थी, फैशन फेमस हो गए, और उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ, मतलब उसी कह सकते हैं उसी एप्रिसिएशन की बदौलत कर लिया। अर्ली स्टेज में अगर किसी को एप्रिसिएशन मिल जाता है तो या तो वो बहुत बड़ा बनता है या तो वो बहुत बिगड़ जाता है। अर्ली स्टेज में कुछ लोगों को एप्रिसिएशन मिलता है और बाद में वो बेकार हो जाते हैं। एग्जाम्पल तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। और अर्ली स्टेज में कुछ लोगों को एप्रिसिएशन मिलता है तो क्या कर देते हैं, एग्जाम्पल सामने है यार, गंगवार सर हैं अपने, है ना। तो आज कहाँ से कहाँ है, तो उसके पीछे वही है कि या तो इनोवेटिव करो, नया नया करो, कम करना पड़ेगा, है ना। लेट करोगे तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देख लो यार क्या करना है। आज से 10 साल पहले जितना कंपटीशन था एग्जाम में, क्या बताओ आज उससे ज़्यादा कंपटीशन है। आज से पहले पैदा होते तो अब तो तुम लेट हो गए यार, तो ज़्यादा कंपटीशन। हालांकि सीटें भी बढ़ी हैं, इसलिए होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो या तो पहले पैदा हो जाते तो फायदा था, है ना। लेट हुए हो तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो अभी यार क्या है कि क्या ये जो मैं कह रहा था कि वेवलेंथ हर मैटर के अंदर होता है, वो उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ था? नहीं, ये तो बाद के एविडेंस है, ये भी एक एविडेंस है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी एक एविडेंस है। तुम्हें पता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, है ना। यस,
बीच में इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, खैर सिंगल स्लिट का मैंने कोई एनिमेशन नहीं बनाया है, जैसे डबल स्लिट का एक्सप्रेशन है ये बना हुआ है। यस, यहां से वेव गई तो बीच में इंटेंसिटी ज्यादा, किनारे किनारे भी कहीं कहीं ज्यादा होती, कहीं कहीं ब्राइट कहीं कहीं डार्क होता है। नहीं, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। आई ये किस में पढ़ते हैं हम लोग? ये हम लोग वेव में पढ़ते हैं, वेव में पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में। तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां बिछा दिए जाए वो भी ऐसे ही फॉलो करेंगे? बिल्कुल। यार ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनाए जा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बौछार इस होल में कर दी गई है जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर की है। नहीं तो सामने क्या बनेगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। यार बीच वाले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, दूर जाते जाते इंटेंसिटी कम होती है। इसका पैटर्न जो होता है, ये बीच वाला बैंडविड्थ होता है 2d लैम्डा बाई डी। जब कभी वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अभी मैं बता रहा हूं जो बातें हम लोग वेव के लिए करते हैं, लाइट वेव के लिए करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के लिए यानी पार्टिकल के लिए भी करी जा सकती है। लेकिन क्या डी ब्रॉगली की जो थ्योरी थी उसको बल कब मिला? यार थ्योरी बहुत लोग देते हैं, लेकिन फिजिक्स या साइंस ऐसे नहीं बढ़ती है कि कोई भी बात मान ली जाएगी। साइंस कैसे आगे बढ़ती है? साइंस आगे तब बढ़ती है जब उसका प्रैक्टिकल एविडेंस मिलता है। तो बता यार इस थ्योरी का, डी ब्रॉगली की थ्योरी का प्रैक्टिकल एविडेंस कब मिला और किसने दिया? यार ये थोड़ा धुंधला नजर आएगा, ये एक्चुअली में कैमरे की गलती नहीं, ये थोड़ा डायग्राम ही धुंधला बना है। ठीक है, ये है डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, जर्मर है, जर्मन नहीं है। कुछ लोग डेविएशन जर्मन पढ़ने लगते हैं, डेविएशन क्योंकि जर्मन थोड़ा सा नया वर्ड है। तो यार डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था? तो यार ये जो इतना सेटअप दिख रहा है, एक कैथोड है, उससे नीली नीली लाइन दिख रही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। यहाँ पे एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड कराया गया है। ये तुम्हें याद है ना इलेक्ट्रॉन गन? अरे भूल गया गन, चलो मैं बड़ा व्यू दिखाता हूँ यार गन का। ये अभी दिख रही है इलेक्ट्रॉन गन, ये कैथोड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर ये एक्सलेट कराएगा वी वोल्टेज से तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, फिर वो कॉलिनेटर उसको एक तीखी बीम बना देगा। वो कॉलिनेटर आगे है तो एक छोटे होल से इस क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो बीम बना देगा। तो यार उस जमाने पे जितनी डिस्कवरी हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन गन का बड़ा रोल है। अरे भाई गन बुलेट फायर करती है और ये क्या फायर करता है? ये इलेक्ट्रॉन की बीम फायर करती है। तो जो हमारा सेटअप है, कहाँ गया सेटअप? तो हमारा डेविएशन जर्मर का जो सेटअप है, उस डेविएशन जर्मर के सेटअप में एक छोटा सा पोर्शन दिखाया गया है जो बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गन को डिनोट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन गन मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम निकिल टारगेट, भैया निखिल नाम के लोग निखिल अपने पे ना ले, ये निखिल निखिल को टारगेट नहीं बनाया है, निकिल को टारगेट बनाया है ना? तो नहीं तो लोग शिकायत करेंगे पापा देखो आज मुझे टारगेट किया जा रहा है। घर ही पे बैठे हो पापा, शिकायत करना आसान, देखिए मेरे नाम को टारगेट किया जा रहा है। भैया ये निकिल है यार, निकिल को टारगेट बनाया और इलेक्ट्रॉन की बीम उसमें पहुंचा दी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ टकराती थी और रिफ्लेक्ट होके वापस आती थी। तुम कहोगे सर रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो नहीं रहा है, ये कैसा रिफ्लेक्शन है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो नहीं हो रहा है? तो मैं बता दूं कि कोई भी मटेरियल, यार इलेक्ट्रॉन की बीम इतनी स्पीड से गिर रही है, इतनी स्पीड से गिर रही है कि उस मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जा रही है। तुम ऐसे ना सोचो कि सरफेस से टकरा के लौटेगी, वो अंदर जो एटम्स है ना यार, उन एटम्स की लेयर से टकरा के लौटेगी ये बीम। नहीं, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकरा के लौट सकती है या कोई बीम उसके पीछे वाली लाइन से टकरा के लौट सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, ध्यान देना जरा, क्योंकि अंदर की बात कहीं नहीं दी जाती है, बाहर की बातें इसको बस किसी तरह से समझा दिया जाता है। तो यार ये इलेक्ट्रॉन की बीम किसी एटॉमिक लाइन से टकरा के आ रही है और एटम्स बड़े व्यवस्थित तरीके से किसी मटेरियल के अंदर अरेंज्ड होते हैं। ये बात तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि सॉलिड स्टेट पढ़ते हो। अरे भैया सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो और एटम किसी क्रम में इस तरह से अरेंज रहते हैं, बड़ी अच्छी सजावट होती है मटेरियल के अंदर। ऐसे यूं ही एटम नहीं पड़े होते कि भरे पड़े हैं, ऐसा केवल तुम्हारा कमरा होता है यार कि बैग कहीं पड़ा है, किताबें कहीं पड़ी हैं, है ना?
यहां तक यार नेचर ने जो व्यवस्था करी है वो बड़ी सिमेट्री है, बड़ी खूबसूरत है, जिसमें मैं कह सकता हूँ एटम की लाइनें इस तरह से व्यवस्थित होती है। तो यार कुछ इलेक्ट्रॉन एटम की पहली लाइन से टकराते होंगे, है ना, उसकी संभावना सबसे ज्यादा है, और कुछ अंदर वाले एटम से टकरा के लौटते होंगे, नहीं, और टकरा के जब लौटते होंगे तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन की बीम आपस में सुपर इम्पोज करती होगी। अरे सर ये सुपर इम्पोज कहां से आ गया, ये तो वेव में आता था। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वेव जैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो क्या ये दो इलेक्ट्रॉन की बीम आपस में सुपर इम्पोज करेगी तो या तो मैक्सिमा देगी या तो मिनिमा देगी। डिपेंड करता है कि ये वाली लाइन यानी ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन कितना पाथ डिफरेंस रखेगी। अरे सर पाथ डिफरेंस कहां से आ गया, अरे भाई होता था यार, जब हमने यंग्स पढ़ा था तो हम कहते थे पाथ डिफरेंस अगर लेमडा का है, 2 लेमडा का है, 3 लेमडा का है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, लेमडा बाई 2 का है, याद आया यार। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम अलग अलग एटॉमिक लेवल से टकरा के जब लौटती होंगी आपस में सुपरपोजिशन होता होगा, कोई एक का पाथ ज्यादा होता होगा, कोई एक का पाथ कम होता होगा। बताओ यार इस 1 और 2 में किसका पाथ ज्यादा है। अरे भाई 1 ने ज्यादा दूरी तय करी है और 2 ने कम दूरी तय करी है। क्या बताओ ये बीम हर डायरेक्शन में फैल रही होंगी, है ना, लेकिन ऐसा भी कुछ होगा कि यार ये बीम जब सुपर इम्पोज करेंगी तो मैक्सिमा भी दे सकती है, मिनिमा भी दे सकती है। फिर यहां मैंने एक डिटेक्टर लगाया है जो ये तय करेगा कि किस एंगल पर मैक्सिमा हुआ है, किस एंगल पे। क्या इस एंगल से लेना देना इसके पाथ डिफरेंस का है? बिल्कुल है यार, बिल्कुल है यार। ये जो एंगल दिखाया है मैंने यहां, यार वो एंगल ज्यादा होगा तो क्या वो एंगल बदलेगा? तो मैं कह सकता हूं यार ये लेंथ भी बदलेगी। यार ये भी फाई होगा ना यार, ये फाई है तो ये भी फाई है, और आधा एंगल कितना होगा 5/2। यार ये एंगल जितना है उतना ही एंगल उधर भी है, ये 5/2 होगा, और इन एटम के बीच में जो डिस्टेंस है ना यार ये उसका t cos 5/2 होगा। नहीं खैर अभी बहुत ज्यादा मैथ्स ना लगाएं, बस मैं ये कह रहा हूं कि इस वाली लाइन और इस लाइन में इतना और इतने का पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है। तो क्या यार फाई बदलेगा तो पाथ डिफरेंस बदलेगा कि नहीं? मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि फाई बदलेगा तो पाथ डिफरेंस बदलेगा कि नहीं, और फाई बदलेगा तो पाथ डिफरेंस बदलेगा। अच्छा फाई किस पे डिपेंडेंट है? यार ये जो थीटा दिख रहा है ना, अब बात आती है यार कि इसका मतलब ये थीटा कम या ज्यादा होने पे पाथ डिफरेंस बदलता है, और पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव में से है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, डिस्ट्रक्टिव में से है तो इंटेंसिटी कम होगी। तो ये डिटेक्टर बता देगा कि इंटेंसिटी किस एंगल पे सबसे ज्यादा हुई है। क्या एंगल, वो एंगल हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन फेमस है। कोई मुझे बताएगा कितने एंगल पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है? जल्दी से बताया, मैं जरा देखता हूं कितने लोगों का जवाब आ रहा है। मेरा फोन कहाँ गया, जेब में है, ओके। हाँ भाई देखिए कितने लोग बताते हैं कितने डिग्री पे। न्यूमेरिकल जवाब है भैया, टाइप करे जरा, कितने डिग्री पे ये इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है? विष्णु कुमार ऑफिशियल, ऑफिशियल आंसर दिया है विष्णु कुमार ने, सबसे पहले आंसर दिया है, सही है। मोहम्मद फारकान गलत है, विष्णु कुमार 2 बार, दिव्या 50 बिल्कुल सही है। यार ये 50 डिग्री के एंगल पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ये इंटेंसिटी, ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यार ये एक्सपेरिमेंट जब हमने 50 डिग्री पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा करी थी, उस दौरान ये वोल्टेज डिफरेंस कितना था फिलामेंट और एक्सीलेटर के बीच में? फिलामेंट, जल्दी से जवाब दें भाई ऑनलाइन। अब मेरा क्वेश्चन बदल गया है, क्वेश्चन ये है कि फिलामेंट और इस एक्सीलरेटर के बीच में कितना वोल्टेज रखा गया था डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट में? कोई मुझे बताए, ये भी क्वेश्चन फेमस है, फैशन में चल रहा है। देखिए कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं। हाँ भाई जल्दी, ऑफलाइन वाले 1-2 बच्चे जो बैठे हैं वो भी जवाब दे सकते हैं, जल्दी बताए कितना वोल्टेज रखा गया था, कितना वोल्टेज रखा गया था? नहीं अभी तक जवाब नहीं मिला है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जल्दी बताएं। अरे कोई बताएगा? नहीं नहीं, ये तो डिग्री का क्वेश्चन हो गया, मेरा क्वेश्चन उस दौरान वोल्टेज डिफरेंस कितना होता था? एनीवन, एनीवन, ठीक है। किसी का जवाब आया है विष्णु कुमार ऑफिशियल, विष्णु कुमार ऑफिशियल सही जा रहे हैं।
विष्णु कुमार ऑफिशियल का सही जवाब है। बाकी लोग देखे यार। अरे 230 वोल्ट भैया घर की होम सप्लाई नहीं है, क्या 230 वोल्ट लिख रहे हो यार? अरे भैया चाइना की सप्लाई थोड़ी है, इंडिया की भी 220 होती है। यस 54 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। 54 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस इसके बीच में होता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो यार अब अगर 54 वोल्ट का वोल्टेज था तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि अगर 54 वोल्टेज था तो बताओ उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती होगी इलेक्ट्रॉन की। यार काइनेटिक एनर्जी कितनी होती होगी इलेक्ट्रॉन की? तो तुम कहोगे यार E इंटू वी, यानी E इंटू 54, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 54 जूल। क्या ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं? अरे बिल्कुल, अगर हमने ये सेटअप नहीं पढ़ा है तो इतनी लैंग्वेज पढ़ के तुम फैल जाओगे, कहोगे डिवीजन जर्मन तो हमें आता ही नहीं है, और क्वेश्चन कितना आसान होगा, है ना? इतना सा क्वेश्चन तुम नहीं बता पाओगे अगर तुमने डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में साफ साफ, यार एनसीईआरटी का ही डायग्राम इसीलिए गंदा है, हम सॉरी, मैंने अपना डायग्राम नहीं बनाया है। एनसीईआरटी वाले भैया कॉपीराइट मत लगाना, हाँ, ठीक है। तो यार ये जूल में है। क्या बताओ काइनेटिक एनर्जी अगर कोई तुमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ ले तो? अरे भैया 54 वोल्ट ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जितना वोल्टेज होता है वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का भी आंसर होता है। कंफ्यूज ना हो भाई लोग। तो यार ये वोल्टेज डिफरेंस कितना रखा जाता है? 54 वोल्ट का। कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से टकराते हैं, यही क्वेश्चन हो सकता है, कितनी एनर्जी से टकराते हैं, तो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से टकराते हैं। कोई पूछे कितने डिग्री पे मैक्सिमम करंट मिलता है, तो 50 डिग्री पे। क्या इतने क्वेश्चन तैयार हो गए यार? सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं भाई। मैं बता दूं यार, जितना भी हम किसी फिजिक्स के टॉपिक के एंड में जाते जाते हैं तो क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, और जितना अर्ली स्टेज में होते हैं उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। टॉपिक के शुरुआत में डायरेक्ट क्वेश्चन कम होते हैं, एंड में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। एक और क्वेश्चन, ये निकल टारगेट है, इसके एटम एटम के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, इस डिस्टेंस का मैं अब दो चीजें पूछ रहा हूं, इस डिस्टेंस की वैल्यू और ऑर्डर, दो चीजें हैं। ऑर्डर कितना होता है बाद में पूछूंगा, मैं कह रहा हूं कि उसका नंबर होता है समथिंग इंटू 10⁻⁻⁻ समथिंग। तो मैं पहला समथिंग पूछ रहा हूं यार, कितना होता है जरा देखें कितने लोगों को ये नंबर याद है, क्योंकि कई बार सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना निकिल निकिल के एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है, एटॉमिक डिस्टेंस। एनीवन? एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक आंसर आ चुका है। और बताएं, और बताएं, क्लास कब तक चलेगा? मैं सोच रहा हूं कि मैटर वेव के बाद क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर अगली क्लास में करा दें? लंबी क्लास तुम लोगों को करने की आदत नहीं है। वेरी गुड, 0.91, 0.91 इज द नंबर। अगली चीज है पावर कितनी होती है, पावर कितनी होती है? वेरी गुड, लोगों ने सही आंसर दे दिया, मुझे अंदाजा नहीं था चैट में ये भी ऑप्शन है। 0.91 एंगस्ट्रॉम सही आंसर है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कितना होता है। अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि नीट के एग्जाम में तो नहीं, लेकिन जो डिफरेंट कंपटीशन तुम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो वहां एक चीज और पूछी जाती है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है कि इनके इनके बीच का पार्ट डिफरेंस लाने का, वो पार्ट डिफरेंस पहली बात तो इस एंगल से नहीं, इस एंगल से लाया जाता है, और ये डिस्टेंस 2d साइन थीटा होती है। यार साइन क्यों आ गया? क्योंकि इस एंगल के सामने है। थीटा और फाई को बाद में रिलेट किया जाता है। यार इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाना है। ये 2d साइन थीटा को हम एन लैम्डा के बराबर लिखते हैं। ये थ्योरी किसकी दी हुई है? यार भैया एक साइंटिस्ट मिलके सब कुछ नहीं किए थे तब भी उनका इतना नाम हो गया यार। ये 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा लगाते हैं इसमें, ये 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये किसका दिया हुआ है? ये ब्रैक्स लॉ का दिया हुआ है, ब्रैक्स नाम के साइंटिस्ट का दिया हुआ है। और उसमें n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 1 पे ये लेमडा लाया जाता है 2d साइन थीटा लगा के। 2d, d की वैल्यू होती है, d की वैल्यू होती है 0.91 इंटू 10⁻⁻10, और साइन थीटा, यार थीटा वो नहीं है, वो तो फाई था, थीटा की वैल्यू 62.5 आती है। ये आंसर नहीं पूछा जाता है। इसको निकाल के लेमडा का आंसर आता है 1.65 के आसपास, 1.65 या 1.66 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ठीक है, बताओ ये वेव थ्योरी लगाई गई है या पार्टिकल थ्योरी लगाई गई है? हाँ, वेव थ्योरी लगा के लेमडा लाया गया है। अच्छा, डी ब्रॉगली की थ्योरी भी लेमडा निकालना जानती है? अरे भाई डी ब्रॉगली की थ्योरी के हिसाब से लेमडा होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वोल्टेज, और वोल्टेज कितना?
अरे वोल्टेज कितना 54, इससे भी आंसर निकाला जाता है तो वो 1.65 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। इसका मतलब कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए भी बोला जा सकता है। इसका मतलब कि वेव थ्योरी से निकाला हुआ लैम्डा और डी ब्रॉगली थ्योरी से निकाला हुआ लैम्डा सेम है। इसका मतलब कि डी ब्रॉगली थ्योरी सही है। साइंटिस्ट को यूं ही नहीं मान लिया जाता था, जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता तब तक उसकी बात सही नहीं मानी जाती है। बात क्लियर है? क्लियर है? तो डेविएशन जर्मर होने के इसमें टॉपिक में कुछ बचता नहीं है। और इसके बाद अब क्या शुरू होता है, हटा दे भाई, ये नोट कर लिया है। ये सारे यार वैल्यूज बहुत काम की हैं, इसलिए ये वैल्यूज पता होना चाहिए। इसके बाद क्या शुरू होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अब यार लोग 1.5 घंटे का माइंडसेट बना के बैठे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार एटॉमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास से शुरू किया जाए क्या लगता है? आधा घंटे का और हिम्मत है? हाँ भाई देखे जरा, एक तो जिनको जाना था वो चले गए हैं, तो मैं अब किन से पूछूं? हाँ भाई, अभी आधे घंटे की और हिम्मत है? यस और नो? बचे हुए लोग, या अगली क्लास में शुरू करें? यस यस, कल, यस यस, नो। ये नो लिख रहे हैं, जाने वाले हैं, बाकी लोग यस लिख रहे हैं। चलो, तो मैं थोड़ा सा प्रमोशन तो कर ही देता हूँ यार अगली क्लास में, है ना? अगली क्लास में हम लोग ऐसा करते हैं यार कि हम लोग अगले 20 मिनट में रदरफोर्ड मॉडल कर लेते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है। बोर्स मॉडल अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने ये जो लगाया था आज, इसमें मैटर वेव एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा है, तो लोग पूरा मान जाएंगे सर एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपने छुआ भी नहीं, तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर छू के जाऊंगा, ठीक है? तो यार एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम लोग कहोगे सर कि केमिस्ट्री में भी दिया है और फिजिक्स में भी दिया है, ये क्या बेईमानी है? क्या उनकी आपस में बात नहीं होती फिजिक्स वालों और केमिस्ट्री वालों की? अरे भाई, जो भी नीट में लोग बैठे हैं सब आपस में बात करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। तो फिर यार फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में क्यों दिया, और सेम सिलेबस, बोर्स मॉडल वहां भी, बोर्स मॉडल यहाँ भी? तो देखो यार, कुछ बातें ऐसी हैं जो फिजिक्स वाला पूरी फिजिक्स पढ़ाता है, वो ऐसी ऐसी बातें यूज करता है जो केमिस्ट्री में नहीं आती हैं। अरे भाई, सेंटीफ्यूगल फोर्स फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में आता है? फिजिक्स में आता है। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन किस में आता है? फिजिक्स में आता है ना? तो यार क्योंकि पूरी मैकेनिक्स फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि फिजिक्स वाला अगर ये सब बातें ना बोले तो तुम केमिस्ट्री वाले से समझ लो। हाँ नहीं भाई, समझाने के लिए भाई केमिस्ट्री वाले सर अगर हमारे इंस्टीट्यूट जैसे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि फिजिक्स वालों की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्योंकि उसी कंटिन्यूटी के होते हैं कि सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, सर्कुलर मोशन हुआ तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की जरूरत पड़ेगी। कूलम फोर्स हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो ये सब बातें, वोल्टेज की बातें हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना? काइनेटिक एनर्जी Q × V होती है, ये कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यार इतनी सारी बातें हैं जिनको बिना फिजिक्स के बोलना संभव नहीं है, इसलिए दोनों हिस्सों में चीजें रखी गई हैं। हाँ, लेकिन वही चीजें फिजिक्स में पढ़ना है जो फिजिक्स से ज्यादा रिलेटेड हैं, जैसे रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल, इन्हीं दो की चर्चा फिजिक्स में होती है। बाकी कितने मॉडल की केमिस्ट्री में चर्चा होती है आई डोंट नो, है ना? शायद थॉमसन से शुरू होता है। हाँ, डाल्टन्स मॉडल। हाँ, डाल्टन्स मॉडल। डाल्टन्स मॉडल क्या था भाई? हाँ, एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ओके, यहां से शुरुआत हुई थी कि एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता है। चार्ज आज की उस समय कोई चर्चा ही नहीं थी। बस सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद कौन आया? उसके बाद थॉमसन आया। उन्होंने कहा भैया यार थर्मियोनिक एमिशन हमने देखा है। उन्होंने थर्मियोनिक एमिशन के बेसिस पे बोला कि भैया किसी मटेरियल के अंदर एटम होता है, बेसिक कड़ी, ये मैं मान लेता हूँ पुराने वाले मॉडल के हिसाब से। लेकिन एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि हमने देखा है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं थर्मियोनिक एमिशन के जरिए। तो जितना
इलेक्ट्रॉन होता है वो तो निगेटिवली चार्ज होता है, उसके अलावा जितना मटेरियल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। यानी तरबूज के बीज की तरह इलेक्ट्रॉन पूरे तरबूज के अंदर है, पूरे एटम के अंदर है, और बाकी मटेरियल क्या है, बाकी मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज है। बात क्लियर है? बाकी मटेरियल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे तरबूज का लाल वाला पार्ट वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो हम खाते हैं और जो हम थूकते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी हम इलेक्ट्रॉन थूक देते हैं उस मॉडल के हिसाब से और पॉजिटिव चार्ज खा लेते हैं। क्लियर है यार? तो ये हमारा किसका मॉडल हो गया? इसके लिए मैंने एक भी शब्द लिखा नहीं है, आई एम सॉरी, क्योंकि इसको फिजिक्स में उम्मीद नहीं किया जाता, तो हम क्यों छुए यार उस चीज को जो केमिस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है यार, तो एक तो तरबूज वाला मॉडल हो गया। उसके बाद यार मॉडल बदलते गए, अपग्रेड होते रहे, बल्कि हमको ये नहीं कहना चाहिए मॉडल बदलते गए, बल्कि अपग्रेड होते गए। पुराने वाले ने कुछ कहा, उसको नए वाले ने थोड़ा और सुधारा। सबका कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए सबका नाम लिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर जिसने इतना गंदा मॉडल दिया उसका नाम ही क्यों लेते हैं? अरे गंदा नहीं था, ये शुरुआत थी। अरे भैया, पहली बार किसी ने पेड़ से उतर के झोपड़ी में रहने के बारे में सोचा था तो वो ग्रेट आदमी था या बेवकूफ आदमी था? अब तुम कहोगे सर झोपड़ी कितनी गंदी होती है, घास फूस से बनाई होगी। तो भैया उसने तो कितना रिवॉल्यूटरी काम, पहले इंसान कहाँ रहता था? पेड़ पे। इंसान की पूंछ होती थी, बंदर होता था। पूंछ का पता नहीं, लेकिन पहले इंसान क्या थे? पहले इंसान क्या थे? हमारे पूर्वज क्या थे? सबके थे, हमारे भी थे, तुम्हारे भी थे। कुछ ना कहीं नहीं, तुम्हारे रहे होंगे, मेरे तो नहीं थे। हाँ, सबके थे भैया, बायोलॉजी वाले हो तुम लोग। तो पहले पेड़ में रहते थे, घर में उतरने की सोची तो वो आदमी महान होगा ना यार, जिसने भी, उसका नाम हालांकि आया नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय यार लिखा पढ़ी होती नहीं थी। उस समय वही सोच रहे थे कि कैसे सुरक्षित रहें, है ना। शेर, चीते, हाथी, भालू, सबसे सुरक्षित रहने के लिए पहली बार। फिर उसके बाद यार किसी ने अपडेट किया कि भैया नहीं, मकान हम जो है ईंटों का बनाएंगे। पहले तो ईंटों के बारे में सोचा होगा यार, पत्थर का आविष्कार, फिर आग का आविष्कार, फिर ईंटों को पकाना। कितनी इवोल्यूशन हुआ होगा जब हम कच्चे घर में रहना सीखे थे। फिर जब कच्चे घर पे छप्पर लगाया होगा तो नया इवोल्यूशन हुआ होगा। फिर उस पे सीमेंट की बनाना, पहले चूने मिट्टी की बनाते थे। मैं सुना इमामबाड़ा में गया था यार, तो इमामबाड़ा में वो कौन, वो जो गाइड होता है बता रहा था कि इसको जो है गुड़ और पता नहीं क्या क्या मिला के, जितने भी खाने पीने की चीजें होती हैं उससे उसको बनाया गया है। 500 साल, मतलब 500 नहीं, 200-300 साल तो हो ही गया यार, उसके बाद भी बचा हुआ है। तो यार इनसे फिर, यानी अभी अभी कुछ ही साल में ये एवोल्यूशन हुआ है कि हम लोग सीमेंट का मकान और पुट्टी और पीओपी और फॉल सीलिंग। तो इसका मतलब यार रोल सबका है। तो अगला कंट्रीब्यूटर कौन था एटॉमिक स्ट्रक्चर में? रदरफोर्ड एक बड़ा कंट्रीब्यूटर था, जिसने एटम के बारे में जो कुछ बताया, लगभग आज भी हम लोग उसी मॉडल को फेवर करते, थोड़े बहुत लिटिल वेरिएशन के साथ। यानी रदरफोर्ड वो आदमी था जिसने पहली बार पक्के मकान के बारे में बोला। भाई आज भी तो हम पक्के मकान में रहते हैं। हाँ, पीओपी के बारे में किसने बोला, पेंट के बारे में किसने बोला, ये सब छोटी मोटी बातें यार। मैं रदरफोर्ड को सबसे रिवोल्यूटरी पर्सन मानता हूं जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बड़ी बात बताई। नहीं तो रदरफोर्ड ने क्या बताया और कैसे बताया, सबको पता है। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। नहीं तो यार ये गोल्ड फॉइल में एक एक्सीलेटर के थ्रू बी के वोल्टेज से किसको, एल्फा पार्टिकल, तुम्हें पता है अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? अरे बोले यार अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है? हीलियम। हीलियम न्यूक्लियस को हम He++ से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है यार, और इलेक्ट्रॉन। या भैया जब मैं न्यूक्लियस कह दिया तो इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे यार? भैया राइटर कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे यार हीलियम न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, और उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब अल्फा पार्टिकल कह दिया तो मतलब हीलियम न्यूक्लियस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो क्या इन अल्फा पार्टिकल को बी के वोल्टेज से एक्सलेट कराया, तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकलते होंगे, अल्फा पार्टिकल निकलते होंगे, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती होगी? कोई मुझे बताया। अरे यार पहली चीज जो मैंने कल की क्लास शुरू करी थी कि क्यू चार्ज को वी वोल्टेज से एक्सीलेट कराते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है? हाँ, क्यू इंटू वी। और क्यू कितना है भाई लोग? 2 इंटू ई। तो 2 इंटू ई इंटू वी की एनर्जी से ये सारे अल्फा पार्टिकल
बाहर निकलेंगे। क्या इनको एक्सलेट कराने वाला कोई एक्सलेटर होगा जो इस पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव किस तरफ होगा यार बता सकते हैं यार? पॉजिटिव इस तरफ होगा, निगेटिव इस तरफ होगा, क्यों? अरे पॉजिटिव को रिपेल कराना है तो ऐसे ही तो रखा होगा यार। ये भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है यार। भैया क्वेश्चन हर जगह पे हर लाइन पे बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमें मेन कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, तो हर लाइन हम बना लेंगे यार। स्टोरी पे ध्यान दें, मैं यकीन दिलाता हूँ मेरी स्टोरी से 99% क्वेश्चन निकलते हैं, 99%। बस तुम स्टोरी समझ लो ढंग से। तो यार इसको एक्सलेट कराया, अल्फा पार्टिकल निकले, और वो अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल, एक तो अल्फा पार्टिकल मेरे से बनता नहीं, इलेक्ट्रॉन ही बनता है, ये गोल्ड फॉइल से पार किए। तुम कहोगे सर अल्फा पार्टिकल तो बहुत बड़े हैं। अरे भैया मेरे पेन से बनाया है यार, इसलिए बड़े हैं। कैसे पार करें? और पार करने के बाद ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकरा के कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, कोई लौट आया, कोई यहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, है ना? तो अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में टर्न किए, ऐसा रदरफोर्ड ने देखा। फिर से डिस्कनेक्ट हुआ क्या? तो मैं कह रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल टर्न किए जगह जगह। मैं यार इसको एक बार विजुलाइज करा दूं। तुम लोगों ने यार सुना बहुत है, देखा कम है, और मैंने बनाया बहुत है, तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं सोचता हूँ दिखा के जाऊं। ठीक है यार? देखते हैं जरा। हाँ पब्लिक थोड़ा कम हुई है, बफरिंग स्टार्ट हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से शुरू हो गया है। बीजीएमआई खलेंगे, ये क्या है यार बीजीएमआई? न्यूक्लियस। सर आपका वॉइस, मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार चेक कर लो यार। वॉइस आ रहा है, वॉइस क्लियर है? कौन से बैच में हो भैया? जान पहचान बाद में कर लेना। खाने गई क्या भैया? तुम लोग अपने घर की बातें इसी में शेयर करोगे यार। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का हम लोग यहीं पे पढ़ने वाले हैं, रदरफोर्ड के बाद। ठीक है, रदरफोर्ड के बाद का डिस्कशन अगली क्लास में होगा। आज हम लोग कम से कम कुछ तो टच कर लें। तो यार हम लोग वापस अपने मेन्यू पे आते हैं यार। वेव पार्टिकल डुअलिटी हो गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हम लोग आ गए हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने देखो जरा सबसे ऊपर एटम जैसा ही कुछ बना रखा है। फील आ रहा है तुम्हें? नहीं आ रहा है? अरे देखो यार एटम है ये ब्लू ब्लू सा। चलो अभी नहीं, अभी फील आएगा यार। ठीक है, तो यार गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को मैं थोड़ा जूम लेवल पे दिखा रहा हूँ। यार ये जो येलो येलो सा है यार, गोल्डन कलर, ये गोल्ड फॉइल है। तुम कहोगे सर गोल्ड फॉइल इतनी चौड़ी कैसे हो गई? आप तो कह रहे थे पतली सी पन्नी थी। यार इस पतली सी पन्नी में, ये गोल्ड की पतली सी पन्नी में साइड से कैमरा लगाने पे इतना चौड़ा दिख रहा है। तुम कहोगे सर इतना चौड़ा कैसे हो गया? गोल्ड की फॉइल बड़ी पतली सी थी भाई। का चाहे जितना पतला पन्नी कर लो, गोल्ड से पतला पन्नी पहले तो कर नहीं सकते। गोल्ड ही चुनने की वजह यही थी कि गोल्ड को जितना बारीक काट सकते हैं, उतनी पतली पन्नी हम किसी और की क्रिएट नहीं कर सकते, है ना? अब कितनी भी पतली कर दो तो उसमें भी कई एटम की लेवल्स तब भी मौजूद होंगे, यानी इसमें भी बहुत सारे एटम की लेवल मौजूद है। हालांकि मैंने कम दिखाए हैं, इतने भी कम से कम 10-15 हजार एटम की विड्थ होगी। ये 10-15 हजार एटम की विड्थ होगी, यकीन करो यार। लेकिन मैं फिर भी कम दिखा रहा हूँ, और यहाँ अल्फा पार्टिकल की बौछार कर रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट देखो जरा यार। ये अल्फा पार्टिकल का प्रेजेंटर था मेरे पास का, देखे जरा। ये दिख रहे हैं यार, अचानक से आए गए, ये अल्फा पार्टिकल है यार। ठीक है, देखो यार यहाँ किसी चीज से टकरा गए, देख रहे हो यार? यार ये सारा पिक्चर उसके दिमाग में बना होगा यार। ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ना, ये पिक्चर उसके दिमाग में बना होगा, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया था कि स्क्रीन के अलग अलग टर्निंग पे अलग अलग तरह से डेविएट हो। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पार कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ है जिससे टकरा के ये इधर उधर छिटक रहे हैं। और वही चीज जिससे ये टकरा के इधर उधर छिटक रहे हैं, वो गोल्ड का न्यूक्लियस है। गोल्ड का न्यूक्लियस है। अच्छा, बहुत बारीकी से वो देख रहा था कि अल्फा पार्टिकल का बिहेवियर कैसे, जैसे न्यूक्लियस के करीब आते थे तो उनका रास्ता यार मैंने बहुत शार्प टर्निंग दिखाई, इतनी शार्प टर्निंग नहीं होती, वो कर्व टर्निंग होती है, कर्व टर्निंग होती है। तो यार उसके दिमाग में पिक्चर बना कि बीच बीच में कुछ हार्ड चीज है जिसका चार्ज पॉजिटिव है। यार पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इनका रास्ता
कर्व होता था उनको रिपल्शन बहुत दूर से महसूस होने लगता था यार। ये देखो जरा, मैंने एटम दिखा दिया और अब अल्फा पार्टिकल में डाल रहा हूँ, इसी से टकरा रहे थे। एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर, एटम के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इन्हीं से टकरा के अल्फा पार्टिकल इधर उधर छिटक रहे हैं। देख रहे हो भाई यार, इस कदर का रदरफोर्ड मॉडल कितने लोगों ने पहले देखा है? एनीवन? कितने लोगों ने देखा? यस या नो, सही सही जवाब देना यार, पाप पड़ेगा झूठ बोलोगे तो। देखिए कितने लोगों ने ऐसा रदरफोर्ड मॉडल देखा है? लाइव चैट, यस और नो। यस और नो, पहले देखा है तुम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल ऐसे चलता हुआ? भैया तुम लोगों के लिए पीपीटी बनाया मैंने, ये 4-4 घंटे बना के मैं ये तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। हौसला बढ़ाए रखो। हाँ, नो का मतलब तुमने कभी नहीं देखा, मतलब मजा आया है ये देख के, पहली बार पिक्चर मिला यार। थैंक्स थैंक्स। चलो, मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई, मैंने ये जो बनाया है लोग देख रहे हैं। तो यार अल्फा पार्टिकल आर पार जा रहे हैं, इसका मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा कैसा होता है? एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। इससे क्या पता एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली? यार ऐसा कुछ एटम नहीं दिखा था रदरफोर्ड को, उसने टर्निंग से अंदाजा लगाया था। यार यहाँ तरह तरह जगह जगह स्क्रीन बना रखे थे और उस स्क्रीन में कितने एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल टकराए उससे उसको अंदाजा लगा। यहाँ आ जाते हैं यार, कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल रिटर्न लौटते थे, कुछ अल्फा पार्टिकल हर डायरेक्शन में, पर्दे पे उसने पता किया था कितने अल्फा पार्टिकल किसमें गिरे। फोटोग्राफिक प्लेट टाइप की चीज यहाँ रखी गई थी जिससे पता किया। तो यार उसकी एक स्टैटिस्टिक बनाई थी कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पे हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पे हैं। इसका एक फॉर्मूला आता है साइन की पावर 4 थीटा/2। यार ये उस स्टैटिस्टिक का नतीजा था। ये बहुत परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है लेकिन लगभग इसी तरह से काम होता था। अगर मैं थीटा इक्वल टू, मैं पूछूं साइन थीटा सबसे बड़ा कब होता है यार? साइन थीटा सबसे बड़ा कब होगा यार? साइन थीटा/2 सबसे बड़ा तब होगा जब थीटा/2 क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा कितना? 180। यानी यार साइन थीटा सबसे बड़ा तब था जब थीटा कितना था? 180। अब उल्टी बात करो यार, थीटा 180 मतलब कि अल्फा पार्टिकल आया और लौट गया, अल्फा पार्टिकल आया और लौट गया। ऐसे पार्टिकल सबसे सबसे कम या ज्यादा? यार साइन थीटा सबसे ज्यादा है तो एन सबसे कम होगा, यानी ऐसे पार्टिकल जो सीधे 180 में टर्न करते हैं उनकी संख्या सबसे कम होगी। नहीं, फिर से देखो जरा, साइन थीटा/2 0 जब होगा, नहीं क्या यहां पे एन स्मॉलेस्ट है? क्या बताओ, जब साइन थीटा/2 0 होगा तो थीटा/2 0 होगा तो थीटा डबल ऑफ 0 होगा। अरे डबल ऑफ 0 कितना हो गया भाई? 0 डिग्री। यानी क्या 0 डिग्री जब होगा तो एन का अमाउंट इनफाइनाइट को टेन करेगा। मैं इनफाइनाइट ना लिख के एन को क्या लिख रहा हूं? एक लार्ज वैल्यू होगी। यार क्या इस फॉर्मूले से दो मैसेज निकले हैं? क्या इसकी थ्योरी लाइनें याद रखोगे? भैया थ्योरी लाइन याद रखने वाले थ्योरी लाइन ही लाइव पर याद रखेंगे। मैं बता दूं, यकीन दिलाओ, फिजिक्स को कवर करना है तो मैथमेटिक्स से थ्योरी लाइन बनाना तुम्हें आना चाहिए। अब तुमसे पूछे यार किस एंगल पे सबसे ज्यादा पार्टिकल थे? 0 डिग्री पे। जिनका डेविएशन बिल्कुल भी नहीं हुआ था उनके पार्टिकल सबसे ज्यादा थे। किस पार्टिकल का डेविएशन, 180 डिग्री डेविएशन वाले पार्टिकल सबसे कम थे। क्या बात क्लियर है? 180 डेविएशन वाले पार्टिकल सबसे कम थे। क्या ये समझ आ रहा है? क्या अब किसी भी दो एंगल पे कंपैरिजन हो सकता है कि भाई 30 डिग्री पे एन कितने थे, 45 डिग्री पे एन कितने थे? क्या उनका रेशियो पूछा जा सकता है? बता दोगे? पक्का बता दोगे? अरे ये क्वेश्चन तो बन ही सकता है। कोई कहते बताओ 30 डिग्री पे N1 नंबर था, 45 डिग्री पे N2 नंबर था। क्यों 45-30 में क्या दिक्कत? अच्छा चलो यार 45-30 में वैल्यू निकालना मुश्किल होगा तो यार एक में 90 डिग्री रख देता हूँ, एक 60 डिग्री कर देता हूँ। चलो यार ये बढ़िया क्वेश्चन बन गया यार। क्वेश्चन बनवाने के लिए थैंक यू। क्या नाम बेटा तुम्हारा? शिवम, वेरी गुड। यार इन वैल्यूज के लिए थीटा1 थीटा2 के लिए N1 N2 का रेशियो पूछा जा सकता है यार। नया क्वेश्चन बना है अभी, ताजा ताजा गरम गरम, जल्दी से करते हैं यार, ठंडा पड़ जाएगा वरना। हाँ भाई, N1 है तो नीचे क्या आएगा? थीटा1/2 और N2 है तो ऊपर क्या आएगा? 90/2 की पावर
4। ये कितना बन गया यार, साइन 45। ठीक है यार, वही मैं वैल्यू देख रहा था, मैंने लिखा सही था बट मैंने डबल लिख दिया था। क्या दोनों की पावर 4, 1/√2, 1/2 की पावर 4, 2/√2 की पावर 4। क्या देखो क्रम देखो जरा, की पावर 4, ये कितना आ गया रेशियो। क्या ये क्रम देखो यार, ऐसे ही सॉल्व करना है सबको। भाई √2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू √2 का 2, फिर √2 का 2, √2 की पावर 2, √2 की, भैया इसमें दिक्कत है तो यार फिर दिक्कत फिर बहुत बड़ी है यार। ये 4:1 आ गया। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? रदरफोर्ड की पहली चीज पे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं तो क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। हटा दे भाई लोग। यार क्लास का स्टैंडर्ड टाइमिंग 11:30 से 1:30 है ना। कल की क्लास मैं 12 बजे से लूंगा और हो सकता है उसको 2 तक लूँ, मतलब स्टैंडर्ड टाइम 2 घंटे का मैं टाइम लेके चल रहा हूँ। 2 घंटे का माइंड मेकअप बना के रखें। जैसे आज मैंने 11:30 से 1:30 लिया है, कोशिश यही होगी कि टाइम स्टार्ट एकदम बिल्कुल 11:30 हो, लेकिन कभी कभी कोशिश में थोड़ा बहुत डेविएशन हो जाता है, थोड़ा बहुत टाइमिंग के लिए ध्यान रखें। बात क्लियर है भाई, है ना। तो इस क्लास में जो लोग नहीं भी आए हैं प्लीज कन्वे कर दें, रिवीजन जा रहा है, तुमको ठीक लग रहा है तो अगली क्लास में भी लोग जुड़ते जाएं। ये हटा दे भाई लोग। क्या इस तरह से क्वेश्चन शुरू हो गए। पहले ही फॉर्मूला रदरफोर्ड ने जो दिया था, तो रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कराया और पहला ही फॉर्मूला मार दिया हमारे मुंह पे, और हम आज तक झेल रहे हैं। उस पर क्वेश्चन आ गए। भाई जितने फॉर्मूले आएंगे क्वेश्चन की संभावनाएं भी, अगर स्किल डेवलप कर रखी है तो हम किसी फॉर्मूले से नहीं डरेंगे। ये बहुत कॉमन स्किल है, ये तो फिजिक्स भरी पड़ी है कि 2 चीज़ों में कंपैरिजन कराना। कोई नया फॉर्मूला आ जाए तो क्या दिक्कत है। हटा दे भाई। तो यार इतना बताने के बाद भी रदरफोर्ड खामोश नहीं हुए। रदरफोर्ड ने क्या बताया अपने इस एक्सपेरिमेंट से। यार पहले तो ये डेटा निकाला, फिर उसने कहा कि यार कि एटम के अंदर कुछ हार्ड है बीच में, नहीं, और वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तुम आज भी जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर +Ze का पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल है। कैसे बताया, अरे ज्यादातर पार्टिकल आर पार चले जा रहे थे, इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल है। यार इस पूरे कमरे में एक मोती जितना न्यूक्लियस, यार इतने बड़े कमरे में एक मोती जितना, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। पास में यार इतना छोटा न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो यार रदरफोर्ड ने बताया 2 पार्ट होते हैं एटम में, एक न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। भैया जो न्यूक्लियर है उसके अलावा सब क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। एटम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है यार, तो इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और किस तरह के रास्ते में रिवॉल्व करते हैं, तो रदरफोर्ड ने साफ साफ केवल एक ही चीज बोली कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर, इन सर्कुलर। क्या ये सच बोला या गलत बोला, यार अबाउट सच बोला। शुरुआती जो पार्टिकल होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, और जैसे जैसे दूर होते हैं तो वो लगभग इलिप्टिकल होते जाते हैं। लेकिन बहुत कुछ गलत नहीं बोला, सही बोला, है ना। क्या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव। ये भी किसने बोला, रदरफोर्ड ने। क्यों, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता था। ओवरऑल एटम कैसा होता है, तो ये चीज हम आज भी जानते हैं। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बात क्लियर है। इतनी बातें रदरफोर्ड ने बताई। अब उसने ये बताया कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो यार तुरंत, यार उस जमाने में जिस समय रदरफोर्ड बोल रहे थे तो न्यूटन की मैकेनिक्स आ चुकी थी, न्यूटन की मैकेनिक्स आ चुकी थी। कैमरा मेरी तरफ है। न्यूटन की मैकेनिक्स आ चुकी थी, तो सर्कुलर मोशन भी लोग जानते थे। क्या बताओ, अगर ये सर्कुलर मोशन में है, ये थोड़ा इधर कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैं कह दूं यार, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं तो क्या सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो रदरफोर्ड के पास तुरंत एक्सप्लेनेशन आ गया कि बताओ सेंटर की तरफ फोर्स की जरूरत पड़ती है। यार सेंटीपिटल फोर्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। सेंटीपिटल कोई फोर्स नहीं होता, सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो क्या बताओ, सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए क्या चाहिए,
हाँ, सर्कुलर सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, नहीं तो लोग कहेंगे सीएम लिख दो चाहे योगी लिख दो। भाई सीएम मतलब योगी नहीं, सीएम मतलब अखिलेश भी हो सकता है। हाँ, टू मूव इन सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन नीड सेंट्रीपिटल, क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं, क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में करने वाले पार्टिकल के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है यार। एक्सेलेरेशन होता है और फोर्स की जरूरत होती है यार, जिसको जैसे बोलना है। क्या बताओ यार, अगर ये v स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कितने सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की जरूरत होगी, बताए जरा। ए सेंट्रीपिटल कितना होता है यार, ये सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं v²/r। तो बताओ कितने फोर्स की जरूरत होगी, m इंटू ए। अरे यार न्यूटन का सेकंड लॉ F नेट इक्वल टू ma, तो क्या m इंटू v²/r की जरूरत होगी। अब बात आती है वो जरूरत पूरी कौन करेगा। तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई, कौन प्रोवाइड करता है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलाम्ब का फोर्स, और कूलाम्ब का एजम्पशन, कूलाम्ब का फोर्स उस समय हम लोग जानते थे, अभी भी जानते हैं, K Q1 Q2/r²। तो किनके बीच में फोर्स लगना है भाई, अरे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो यार Q1 कितना, Zi, अरे भाई न्यूक्लियस का चार्ज Zi और दूसरा चार्ज E डिवाइड बाई R। क्या है यहाँ पर, R क्या है, अरे भाई रेडियस जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये सेंट्रीपिटल इसने प्रोवाइड किया है, तो क्या हम इसको mv²/r के बराबर लिख दें। तो यार जैसे ही हम लिखेंगे तो तुम्हें mv² का आंसर मिल गया। क्या मिल गया यार, k/z²। अच्छा यार k का भी अपना पर्सनल फॉर्मूला है, पता है कि नहीं, 1/4πε0। ये हमें पता है, नहीं तो पता चल जाएगा यार। mv² मिल गया, mv² मिल गया तो हाफ mv² मिल गया। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई यार, kz²/r का आधा, ये क्या मिल गया यार, ये कैसे आया, मैकेनिक्स लगा के। तो क्या ये केमिस्ट्री वाला बोलेगा या फिजिक्स वाला बोलेगा, अरे फिजिक्स वाला मतलब, अब यार तुम लोग फिजिक्स वाला मत सोचना भाई, उससे यार गंगवार इंस्टीट्यूट बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता यार। फिजिक्स वाला टीचर एनीवन जो फिजिक्स पढ़ाता है लाइक मी, इट्स नॉट कि मतलब फिजिक्स वाला वही, वो फिजिक्स वाला मैं वही लेते हूँ। हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या, kz²/2r। ये किसने बताया, रदरफोर्ड। बात क्लियर है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी आ गया है, काइनेटिक एनर्जी आ गया है, तो हम यार और एनर्जी की भी चर्चा कर सकते हैं। बता यार पोटेंशियल एनर्जी U, यार ये भी कूलॉम्स वाले फॉर्मूले में हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा टर्न कर दें, K/Q1 Q2/r होता है यार। अब बता यार K यानी 1/4πε0, Q1 मतलब प्लस Zi, Q2 मतलब E। लेकिन यार ये निगेटिव, तुम कहोगे सर वहां तो आपने निगेटिव नहीं डाला। यार फोर्स में हमें पता होता है कि वो अट्रैक्टिव है, फोर्स में हम कभी साइन नहीं डालते हैं, एनर्जी में साइन डालते हैं। ये आदत बना लो, ऐसा हम लोग कूलॉम्स लॉ में जब हम पढ़ेंगे कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक तो सीखेंगे। तो ये बन गया kz²/r। ये क्या आ गया यार, U आ गया, पोटेंशियल जी आ गया। किसने बताया यार, था ये कूलॉम की थ्योरी, मगर एक्सप्लेन किसने किया, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा बताए जरा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी K+U होता है कि नहीं, इन दोनों को ऐड कर दें यार, है ना। K था kz²/2r और U था kz²/r। इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -kz²/2r। ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने। बात क्लियर है। तो ये सब बातें बताने वाला कौन था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर। बात क्लियर है यार, उसके कंट्रीब्यूशन ही मैं बता रहा हूँ। हटा दे भाई, ये मैं कुछ चीज़ें स्क्रीनशॉट लेना चाहें, फोटो लेना चाहें तो लेते जाएं, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। रिवीजन क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है। हटा दे भाई लोग।
तो अब यार इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए इतनी देर में। तुमसे सेंटीपिटल फोर्स पूछा जा सकता है, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन पूछा जा सकता है, और केवल वी के टर्म में नहीं। क्या बताओ, सेंटीपिटल फोर्स ही ये है? नहीं यार, देखो सेंटीपिटल फोर्स ही ये है, तो क्या तुम इस टर्म में भी सेंटीपिटल फोर्स देख सकते हो? सेंटीपिटल फोर्स एटम में कितना होगा? के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल, ये भी सेंटीपिटल फोर्स है। कोई पूछे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो यार इस फोर्स में एम से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया सेंटीपिटल, वो आ जाएगा के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और नीचे एम। यार कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इतनी ही में, क्या दिख रहा है? पास में काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है, पोटेंशियल जी, कितने सारे क्वेश्चंस अभी रदरफोर्ड से क्रिएट हो सकते हैं। इसमें भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्लियर है? चलो, रदरफोर्ड ने और क्या किया? रदरफोर्ड ने एटम के साइज का अंदाजा बता दिया था। उस जमाने में जब एटम के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो उसने न्यूक्लियस के साइज के बारे में अंदाजा बताया। कैसे? उसने कहा अल्फा पार्टिकल जब हमने लॉन्च किया उसका के पता नहीं, उसका यू उस समय 0 था। अरे तुमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है? के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल पढ़ा है? तो यार शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितना था? 2E इंटू वी। अरे भाई अभी तो मैंने बताया। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। मैं उस अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं जो 180 डिग्री पे रोटेट किए थे, है ना, जो 180 डिग्री पे डेविएट किए थे, वापस गए थे। क्या बताओ 180 वाला पार्टिकल वो पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के सबसे करीब गया होगा? क्यों? क्योंकि 180 वाला पार्टिकल रेस्ट पे एक पल के लिए आता होगा। इसका मतलब वो सबसे ज्यादा करीब पहुंचा होगा, क्योंकि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को सबसे ज्यादा खो दिया है। नहीं, क्या आखिरी में वो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी में लिख सकता हूं के Q1 Q2। अरे जेडी Q2 कितना? 2E। भैया इलेक्ट्रॉन नहीं है, आदत खराब है तुम्हारी, इलेक्ट्रॉन नहीं है, अल्फा पार्टिकल है। 2E डिवाइड बाई आर मिन। ये मिन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सबसे करीब पहुंचा था। तो यार आर मिन का आंसर क्या न्यूक्लियस की रेडियस होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। मगर क्या हम इससे उसको कंट्रीब्यूटर कहना बंद कर देंगे? हाँ, अरे बिल्कुल नहीं। क्या आर मिन का आंसर लगभग हम निकाल पाए वो न्यूक्लियस के करीब होगा? उस जमाने में अगर कोई यही बता दे कि नहीं ये 10⁻⁻10 के ऑर्डर की है, तो ये छोटी इंफॉर्मेशन है। यार ये आंसर ऑर्डर वाइज तो सही था, हाँ डिस्टेंस वाइज थोड़ा ज्यादा होगा, उससे थोड़ा न्यूक्लियस छोटा होता होगा, लेकिन उस जमाने में यही बताना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि ये किस ऑर्डर का होता है। ये पूरा कैलकुलेशन करके हम आर मिनिमम का लगभग वैल्यू निकाल सकते हैं। यार ये 10⁻10 से भी छोटा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस का साइज है -14 -15 के आसपास होगा। बात क्लियर है? 10⁻15। यहाँ पे के क्या होता है यार? अरे 1/4πε, जिसकी वैल्यू पता होती है। जेड गोल्ड का था, पता होगा। ई पता है ना? क्या सब कुछ पता है? तो इसको सॉल्व करके हम हाँ, अच्छा वी और है, ये सब कुछ पता करके क्या हम लोग सॉल्व करके आर का आंसर बता सकते हैं? किसने बताया? रदरफोर्ड ने। क्या बात क्लियर है? तो रदरफोर्ड के जितने मेन कंट्रीब्यूशंस हैं, है ना, वो मैंने बता दिए हैं। एक प्रोटॉन प्रोटॉन अप्रोच और है, ठीक है, जब कभी मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ यूज कर लेंगे। क्या इतनी सारी बातें बताने वाला कौन है? लेकिन समस्या क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। क्या पूछा जाता है कि फाइंड टेल द वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो मुझे यार बड़ा कष्ट होता है कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर जिसने दुनिया भर की बातें उसने बताई, जिसका एटम का सबसे बड़ा बेसिक बताया, उसके बारे में हम बात क्या करते हैं? वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सोचो यार कि उसको, उसकी आत्मा को कितना कष्ट मिलता होगा कि यार मैं इतना सब बता के गया, लोग मेरी स्ट्रेंथ नहीं पढ़ रहे हैं, मेरी क्या पढ़ रहे हैं? वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो यार उसकी भटकती हुई आत्मा को शांति नहीं मिलती होगी। बात सुनो, अब क्या है, एनसीईआरटी वाले ऐसी क्वेश्चन बना रहे हैं, दूसरे बोर्ड वाले ऐसी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो वही चल रहा है फैशन में। लेकिन तुम्हें पता है कि ये जो वीकनेस हैं, जब नील्स बोर का मॉडल आता है तो उसमें मैं क्या देखता हूं कि जो वीकनेस है उसी का एक्सटेंशन किसने किया है? तुम्हें पता है, एक बात मैं जानकारी के लिए बता दूं कि रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट था नील्स बोर, और नील्स बोर ने ही रदरफोर्ड की वीकनेस हाईलाइट करी है, जो मुझे उसके मॉडल समझ, ऐसा कहीं लिखा नहीं आ रही है, मैं अपनी समझदारी से बता रहा हूँ, है ना। सोचो यार रदरफोर्ड को अपने उस स्टूडेंट के लिए कितना, यार भैया गुरु को यार ऐसा मतलब मत करो कि एकदम कुचल दो,
जैसा बोर ने किया। अपने इंडिया में यार स्टूडेंट ऐसे नहीं होते, आई होप, है ना। तो अच्छे अच्छे लाइक और कमेंट करते रहेंगे वीडियो में अभी भी, और वीडियो के बाद भी भैया कुछ लाइक कमेंट कर दिया करो यार, तुम लोग वीडियो के बाद तो भूल ही जाते हो यार। हाँ भैया, सब्सक्राइब जरूर कर लें गंगवार इंस्टीट्यूट चैनल, है ना। लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। अगली क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर रदरफोर्ड के साथ क्या हुआ। ठीक है यार, एक हम लोग वैसे छोड़ देते हैं ना यार चीज़ों को, ताकि याद रहे कि आगे क्या पढ़ना है। तो क्यूरियोसिटी तो मैंने दिमाग में डाल दी कि रदरफोर्ड को आखिर आत्मा की शांति को क्यों नहीं मिल रही है, रदरफोर्ड ने ऐसी क्या गलती कर दी कि नील्स बोर ने उसको सुधारना पड़ा। ठीक है, तो अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू फॉर द मैसेजेस। करते रहें यार भैया, वीडियो बाद में भी देखते रहें। जिन लोगों की मिस हो गई उनको सजेस्ट कर दें कि प्लीज़ क्लास अटेंड कर लो, आगे कंटिन्यू कर लो, फायदा होगा यार। ठीक है यार, ओके, थैंक यू।